ना मैंने तुम्हारे कई सारे कंटेंट देखे और मुझे एक चीज़ समझ में आया, तुम बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर से पंगे लेते रहते हो। ऐसा क्यों है और क्यों तुम्हें ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर नहीं पसंद है? फिजिक्स वाला आज 8,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन गया, जबकि उससे पहले से लोग सिखा रहे 11-12 के बच्चों को, तो वाई डिड फिजिक्स वाला वर्क? तो इसका मेन रीज़न यही है। तो मैंने देखा था तुम्हारा और ध्रुव राठी का कुछ तो टसल हो गया था, कुछ तो पंगा हो गया था, क्या था उसके पीछे की स्टोरी? क्या है बिजनेस एनालिस्ट लोगों का काम, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या क्या आप करते हो उसको जरा डिफाइन करके बता बहुत सकते ही हैं? एक सिंपल लाइन में बता देता हूँ। हम लोग बिजनेसेस को जॉब करने के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है क्या? आदिवासी हेयर ऑयल, उसका भी बहुत बड़ा स्कैम, मतलब उनका मैसेज मेरे पास भी आया था, मेरे पास भी आया था और अच्छा पैसा भी दे रहे थे वो लोग, बहुत पैसा दे रहे थे, पता नहीं कुछ मतलब मेरे को शायद वाइब नहीं आया, आई डोंट नो। तो बहुत ज़्यादा शेडी लगा मेरे को। चाहे 10-20 लाख रुपए भी देते, मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करता। चीज़ है ना जो बहुत चलती है, मिस्टर बीस्ट, तन्मय बट हर कोई यूज़ करता है, वो है रिएक्शंस। राइट, पीपल लव रिएक्शंस। तुमने फाइनेंस विद शरण का भी पूरा बिजनेस मॉडल स्टडी किया कि, तो उससे जो भी तुमने रिसर्च करी होगी एज एन एनालिस्ट, कोई एक अच्छा लेसन जो शेयर करना चाहोगे मेरे ऑडियंस के साथ? कोर्स की वैल्यू होनी चाहिए और उस हिसाब से कोर्स का प्राइस भी होना चाहिए। आई थिंक विवेक बिंद्रा का भी जो संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा का भी जो सीन हुआ था, विवेक बिंद्रा जी ने तो शायद अलग लेवल पे पूरा कर दिया था उसको, कुछ अलग ही चल रहा था वो पूरा। हाँ यार, उन्होंने मतलब हे गाइस, वेलकम बैक टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट काफ़ी खास है बिकॉज हमारे जो गेस्ट है वो एक बिजनेस एनालिस्ट है जिन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारे केस स्टडीज क्रिएट करा है, डीपली स्टडी करा है कि कंटेंट क्रिएटर्स कैसे बिजनेस करते हैं, जिनमें कई सारे फेमस नाम भी है जैसे कि फिजिक्स वाला, राज शमानी, फाइनेंस विद शरण, टेक बर्नर और भी कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स होने के बाद भी बिजनेस कैसे कर रहे हैं। ये आज के इस पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया है ऋतिक मेहलावत जी के साथ, जो कि एक फॉर्मर बिजनेस एनालिस्ट है। हमने डिस्कस करा है कि कैसे कंटेंट क्रिएटर्स एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस पॉडकास्ट में बात करी गई है। कई सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी, जैसे एक बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, इसके अंदर एक इंसान करियर कैसे बना सकता है, आप इसके अंदर एक करियर कैसे क्रिएट कर सकते हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको बिजनेस को कैसे देखना चाहिए, कैसे उसको ग्रो करना चाहिए। अगर आपको भी कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस इन दोनों में से किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो ये वाला पॉडकास्ट आपके बहुत काम आएगा। सो वॉच इट टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ मैंने तुम्हारे कई सारे कंटेंट देखे और मुझे एक चीज़ समझ में आया, तुम बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर से पंगे लेते रहते हो। ऐसा क्यों है और क्यों तुम्हें ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर नहीं पसंद है? यार ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से मैंने पंगे नहीं लिए हुए। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर इनफैक्ट मेरे को मैसेज करते हैं, तो आप मेरी वीडियोस देखोगे ना तो बहुत डिफरेंट वीडियोस होती है वो। किसी को भी मैंने पंगे नहीं लिए, किसी को भी एक्सपोज नहीं किया, हमेशा अवेयरनेस वीडियोस ही बनाई है। एंड बहुत सारे क्रिएटर्स ने तो इनफैक्ट जो बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने मेरी तारीफ ही किया है। जैसे कि मेरे को याद है स्टार्टिंग में मैंने एक फिजिक्स वाले पे वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम थे, व्यूज़ भी शायद 3-4 हज़ार ही आए थे, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे। तो उस टाइम पर भी फिजिक्स वाले ने एक कमेंट छोड़ा था मेरी वीडियो पर, एंड ही वाज लाइक कि आप बहुत डिफरेंट वीडियोस बनाते हो, आपने जिस तरीके से मेरे बिजनेस को डिकोड किया वो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत लोग तारीफ ही करते हैं और आई डोंट थिंक सो किसी से मैंने पंगे लिया है, अवेयरनेस वीडियो ही बनाई है। तो जैसे फाइनेंस विद शरण का भी मैसेज आया हुआ है, A2 मोटिवेशन का भी आया हुआ है, ईशान शर्मा के उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उनके साथ, तो फिर मैंने एक प्रॉपर कोलैबोरेशन वीडियो भी बनाई थी। तो एज सच किसी से पंगे नहीं लिए हुए। बट ऐसा होते हैं कुछ जब तुम केस स्टडीज बनाते हो, अच्छा जिन्हें नहीं पता बता दो, ऋतिक जी कई सारे केस स्टडीज बनाते हो, तो तुम्हारे कुछ केस स्टडी, कुछ एग्जांपल देना चाहोगे, ऑडियंस को बताना चाहोगे कैसे कैसे केस स्टडीज तुमने बनाया काइंड ऑफ? राइट, तो यार मैं यूजुअली बिजनेस डिकोड करता हूँ बाकी क्रिएटर्स की, कि वो लोग कैसे क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। तो जैसे मैंने काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स पे वीडियो बनाई है, जैसे टेक बर्नर पे बनाई है, अमन दत्तरवाल, फिजिक्स वाला, फाइनेंस विद शरण। तो बेसिकली सब क्रिएटर्स आजकल आपने देखा भी होगा, बहुत लोग बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो उसके पीछे भी बहुत काम होता है जो दिखाते नहीं है। A lot of things go behind the scenes, right? तो उन्हीं चीज़ों को मैं डिकोड करता हूँ रिसर्च करके प्रॉपर। तुम एक बिजनेस एनालिस्ट हो, राइट? राइट, सो आई वर्कड इन बेन कंपनी विच इज़ वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड, एंड वहाँ पर मैं बहुत बड़े बिजनेसेस के साथ काम कर रहा था। अब एग्जैक्टली क्लाइंट्स का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट मल्टीनेशनल कंपनी है एंड बहुत बड़ी, मतलब Fortune 500 कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो मेरा बैकग्राउंड ही ये था कि मैं काफ़ी सारे बिजनेसेस को हेल्प कर रहा था, एंड हेल्प करते करते मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि आजकल यूट्यूबर्स भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मेरे टाइम पर 2020 में फिजिक्स वाला एंड अमन दत्तरवाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, अपनी कक्षा और फिजिक्स वाला। तो तब मैंने सोचा कि यार इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करता हूँ, मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था उसमें। ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं इसके ऊपर यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर दूंगा, तो एक जेन्युइन इंटरेस्ट था, तो मैंने सर्च किया। फिर मेरे को लगा कि अगर मेरे को इतना इंटरेस्ट है तो बाकी लोगों को भी होगा, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। और शायद मेरी 4th या 5th वीडियो थी जो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी वायरल चली गई थी, उस पर 1 लाख प्लस व्यूज़ आ गए थे। तो क्यों तुमको लगता है कि उस पर वाला वीडियो बहुत चला, बहुत जल्दी तुमको लाखों व्यूज़ आ गए? राइट, रीज़न क्या था? यार रीज़न यही था कि बहुत लोगों का इंटरेस्ट था
कि एक्चुअली यूट्यूबर्स कर क्या रहे हैं, मतलब वीडियोस तो बना रहे हैं बट उससे बिजनेस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसेस है यार। मतलब अगर फिजिक्स वाले की भी बात करें तो 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई है और उन्होंने एज ए यूट्यूबर ही स्टार्ट किया था। तो आई थिंक वो चीज़ जो बिहाइंड द सीन्स थे वो लोगों को पता नहीं लग पा रहे थे। तो बस मैंने अपनी रिसर्च की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को काफ़ी उस चीज़ में एक्सपीरियंस था, मैं कर ही रहा था अपनी जॉब में, तो उसी चीज़ को मैंने वीडियोज़ में डाल दिया एंड उसकी वजह से काफ़ी लोगों को पसंद आया वो। ओके। और ये ट्रेंड तुमने देखा कि कई सारे यूट्यूबर्स जो है वो बिजनेस में आ रहे हैं, और तुम्हारा तुम्हारा काम ही बिजनेस एनालिस्ट का है। तो जिनको नहीं पता, मुझे भी टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे से नहीं पता है, बिजनेस एनालिस्ट लोगों का काम क्या होता है एग्जैक्टली, क्या क्या आप करते हो, उसको जरा डिफाइन करके बता बहुत सकते ही हैं? एक सिंपल लाइन में बता देता हूँ। हम लोग बिजनेसेस को उनके बिजनेस प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। ओके। राइट, तो जैसे कोई कंपनी आ गई, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स ले लो, ठीक है, उनको नया स्टोर खोलना है इंडिया के अंदर, जैसे कि या फिर किसी और नई सिटी में खोलना है, राइट, मुंबई दिल्ली में, ऑल्दो है उनके स्टोर्स बट किसी और नई सिटी में खोलना है, नागपुर में खोलना है, ऐसे टाइप, राइट। तो हम उनको हेल्प करते हैं कि कहाँ पर वो स्टोर सेटअप कर सकते हैं, क्या आप उसकी प्राइसिंग जो होगी और रॉ मटेरियल्स कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कैसे होगा, राइट, उस चीज़ में हम लोग गाइड करते हैं। या फिर कोई और बिजनेस लगा लो जिनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है या फिर रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो गया है, या उनको कॉस्ट रिड्यूस करना है। जैसे कोविड के बाद बहुत सारी कंपनीज थी जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला गया था और उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा था, राइट, तो उन कंपनीज को हम लोग हेल्प करते हैं कि कैसे वो प्रॉफिटेबल बन सके। ओके। तो तुमने इंजीनियरिंग की, जहाँ तक मुझे पता है, इंजीनियरिंग करने के बाद तुमने जॉब ले ली एक अच्छी, क्या क्या नाम है उसका, बेन एंड कंपनी। एंड कंपनी, जो बड़ी है काफ़ी आपका? हाँ, वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप कंसल्टिंग फर्म है। ओके, वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म में तुमको जॉब मिल गई, राइट विच वाज अचीवमेंट फॉर यू। राइट। और फिर वो अचीवमेंट तुमने किया, उसमें तुमने कितना टाइम काम किया वहाँ पे? यार 1.5 से 2 साल मैंने काम किया। ओके, एंड देन यू स्विच टू कंटेंट क्रिएशन। हाँ, तो मैं 1.5 से 2 साल कंपनी में भी काम कर रहा था, साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा था, दोनों चीज़ें मैं साथ में कर रहा था। और अभी रिसेंटली मैंने फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया है। एंड सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं है, मैंने अपनी खुद की एक कंपनी भी स्टार्ट की अभी रिसेंटली, एनालिस्ट क्लब मैंने स्टार्ट किया है। तो उसमें हम बाकी लोगों को भी गाइड करते हैं करियर में कि कैसे दे कैन ऑल्सो बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट एंड क्रैक दीज कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह। तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार जॉब करने के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है क्या? अब मुझे तो पर्सनली बिलीव है, मैंने कई सारे लोगों को देखा हूँ जो लोग ये चीज़ अचीव किया है, बट आई थिंक मैं उस अथॉरिटी से कई बार बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया, है ना। तो मैं दूसरों का एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है इट्स पॉसिबल और तुमने वो करके भी दिखाया है। तो कई सारे लोग जो जॉब कर रहे होंगे, जिनको एक्चुअल में जॉब से मे भी छुट्टी चाहिए उनको जॉब छोड़ना है, जैसे तुमने भी छोड़ दिया, बट उनको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे स्विच कर सकते हैं। तो कुछ उसका प्रोसेस था, तुमने क्या स्पेसिफिकली किया, कैसे टाइम मैनेज करते थे, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? यार सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन इतना स्टेबल करियर नहीं है, और इनिशियली तो आपको फुल टाइम बहुत ही कम लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको पता नहीं यार आपकी वीडियोस चलेंगी या नहीं, क्योंकि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पता नहीं है कि 3-4 साल बाद जाके आप, क्या पता आपका कंटेंट ना चले, आपके व्यूज़ कम आए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्यूज़, सब्सक्राइबर्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो 3-4 साल जाके आपका नहीं चला तो फिर आप क्या करोगे? तो बहुत चीज़ ऐसी होती है। और बाकी आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, कि एक आपका स्टेबल हो, उसके साथ साथ आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी थोड़ा टफ होता है यार, जॉब के साथ टाइम कम मिलता है, बट मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट ही नहीं किया मेरे को यूट्यूबर बनना है। मेरा एक जेन्युइन इंटरेस्ट था उस चीज़ में, मेरे को मज़ा आ रहा था वीडियोज़ बनाने में, इनफैक्ट अभी भी मेरे को मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने में। तो मैं अपनी जॉब करता था, 7-8 बजे फ्री हो जाता था, उसके बाद मैं अपनी रिसर्चिंग, स्टार्टिंग में मैं सब कुछ खुद ही करता था। तो थंबनेल खुद बनाए हैं मैंने, जितनी भी पुरानी वीडियोज़ के थंबनेल देखोगे मैंने खुद ही बनाया है, एडिटिंग भी सीखी है मैंने, और उससे वीडियोस भी खुद ही एडिट करता था, अपनी रिसर्च भी, सारी चीज़ें मैं खुद ही करता था। Okay. तो जॉब के साथ थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब मैं 12-1 बजे सोता था उस टाइम पर। अच्छा। और 7-8 बजे मेरी जॉब खत्म हो जाती थी, 4-5 घंटे में हर रोज़ लगा रहा था कंटेंट में। अच्छा। और मैं इसलिए दुखी होकर नहीं लगा रहा था, बट मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट था उस चीज़ में, मज़ा आ रहा था उस चीज़ में। हाँ, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने बोला, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ की कभी भी ना आप कोई भी चीज़ जब ट्राई करने जा रहे हो तो आप ऑल इन जा सकते हो अगर आपके पास क्लैरिटी है, अगर बहुत अच्छी क्लैरिटी, जैसे मेरे पास, मुझे क्लैरिटी समझ में आ गई भाई मुझे यही करना है और यही करना है, बट मैं नोटिस करता हूँ ना 99.9% लोगों में वो क्लैरिटी नहीं होती है कि ये करना है। उनको सिर्फ ऐसा है कि यार ये कोई कर रहा है, पैसे कमा रहा है, चलो मैं भी करता हूँ, बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लान, उनको कुछ पता नहीं है, बस घुस जाते हैं। और वो आई थिंक कई बार एज ए करियर सुसाइड जैसा भी होता है। और मैं ये बोलता भी हूँ कि ना, कंटेंट क्रिएशन को ना अब हमें और करके नहीं देखना चाहिए, इधर जॉब और कंटेंट क्रिएशन, मुझे लगता है वो एंड स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए। आपका जॉब एंड कंटेंट क्रिएशन, आप डॉक्टर हो
एंड कंटेंट क्रिएशन। अगर आप ट्रक ड्राइवर हो एंड कंटेंट क्रिएशन, तो आप और के बजाय एंड स्ट्रैटेजी यूज़ करो। एंड के साथ थोड़ा चैलेंजिंग होगा ऑब्वियसली, लेकिन चैलेंजिंग आपको समझ में आ जाएगा तब तक कि भाई इसमें मेरे को ऑल टाइम जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि तुमने खुद किया, तुमने साथ साथ में किया, जैसे ही तुमको आई थिंक रिजल्ट थोड़ा दिखना चालू हुआ, देन यू टुक अ डिसीजन कि अब जॉब नहीं करना है, अब मेरे को फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ही करना है। राइट? या और आपका ना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने कंटेंट क्रिएशन क्यों शुरू किया। कुछ लोग बाकी लोगों को देख के स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत जैसे व्लॉगर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। उनका होता है कि भाई बाकी लोग बना रहे हैं, हम भी, वो अपना घर दिखा रहे हैं, हम भी दिखाना शुरू कर दे। और बहुत लोगों को होता है कि पैसे कमाने हमें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम तक वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। राइट। ये चीज़ मैं कई बार लोग बोलता हूँ, इसके ऊपर बहुत डिबेट चलती है, तुमने खुद भी देखा होगा ना। मतलब काइंड ऑफ तुम बोल रहे हो जिस चीज़ से रिलेटेड पैशन है वो चीज़ करना चाहिए, एंड वी शुड स्टार्ट विद वाई। बहुत क्लियर होना चाहिए आपका कि आपने क्यों शुरू किया है। स्टार्ट विद वाई। राइट। साइमन सिनेक की पूरी बुक है उसके ऊपर, स्टार्ट विद वाई, और वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। हर बड़ी चीज़ जो बड़ी हो पाती है कई बार है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग वाई की वजह से ही हो पाती है, और जब तक वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है आप चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं यार भाई पैशन, जैसे मैंने भी पैशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, तो कई बार लोग बोलते भी है कि पैशन से कुछ नहीं होता, जो चल रहा है वो करना चाहिए। तो लेकिन तुम ये नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है ना, जो पैशन है वही करना चाहिए। बाय क्लियर यार मतलब आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपका पैशन क्या है, एंड देखो पैसा भी इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। राइट? अगर आई थिंक इकिगाई आपको ज़्यादा बेटर पता होगा, अगर आप अपने पैशन को एंड उसको मोनेटाइज कर पाते हो, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। राइट? बट ये भी नहीं है सिर्फ आप पैशन के पीछे ही पड़ जाओ, उसमें कुछ क्योंकि एट द एंड सबको घर चलाना है अपना, ठीक है? हाँ। तो पैसे भी आने चाहिए यार, सिर्फ ये नहीं कि आप पैशन के उसमें अब कुछ भी करने लग जाओ। एग्जैक्टली। तो अगर आप उससे पैसे भी कमा पा रहे हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट, वो बेस्ट कॉम्बो है। राइट। जैसे कि तुमने इकिगाई का नाम लिया, एक और सर्कल है, आई थिंक मैनेजिंग वनसेल्फ बुक में है ना, पीटर ड्रकर है, तुमने शायद उसके बारे में कभी पढ़ा होगा। मैनेजमेंट के गुरु बोलते हैं, मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर। कई सारी बुक्स है उनके, MBA, अच्छा MBA में जा रहा हूँ मैं, MBAs में उनकी कई सारी बुक शायद आज भी यूज़ होती है। तो उन्होंने भी ना ऐसा 3 सर्कल का ओवरलैप बताया था, 3 सर्कल। इकिगाई तो 4 सर्कल का है, तो वोकेशन, प्रोफेशन, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने सिंपल बताया था व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू एंजॉय डूइंग, आई थिंक सो, और लास्ट था व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। राइट। ये तीनों सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन पे आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किस चीज़ पे आप अच्छे हो, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, और किस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम हम खाते हैं, आपको आइसक्रीम खाने बहुत मज़ा आ रहा है और शायद आप बहुत अच्छे भी हो, लेकिन क्या आपके आइसक्रीम खाने से दुनिया का कुछ उसको नीड है, दुनिया को नहीं नीड है, तो आप उसमें अपना करियर नहीं बना सकते हो। इट शुड बी समथिंग जिससे दुनिया की जिसकी नीड हो, और उसको आप फुलफिल करोगे तो आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से दैट ओनली, राइट? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, रिसेंटली मैंने एनालिस्ट क्लब भी स्टार्ट किया है, तो ये तीनों चीज़ें उसमें है, तभी मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि जैसे कंसल्टिंग फर्म और एनालिस्ट, काफ़ी लोगों को एनालिस्ट बनना है, बहुत लोगों को कोडिंग पसंद नहीं होती। राइट? तो ये एक ऑल्टरनेट है उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग पसंद नहीं है। ठीक है? तो इसके बारे में मैं सिर्फ नॉर्मल वीडियोज़ बना रहा था, बट काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा कि भाई हमें भी प्रॉपर कोर्स चाहिए, हमें एक कम्युनिटी चाहिए। तब जाके मैंने एनालिस्ट क्लब स्टार्ट किया। इसमें हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हाउ दे कैन बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, हाउ दे कैन गेट अ जॉब इन कंसल्टिंग फर्म। तो ये इसके लिए ऐसा कोई प्रॉपर डिग्री की आपको ज़रूरत नहीं, आपको लगता है कोर्स बना के भी हो सकता है? हाँ, तो यार आई थिंक ये मेरा खुद का पेन पॉइंट था। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, उसके बाद मैं कंसल्टिंग में घुस गया, विच इज़ वेरी रेयर। ठीक है? हाँ, अब आजकल के इंडियन कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि वो पढ़ा कुछ और रहे हैं, लोगों की जॉब किसी और चीज़ में लग रही है। जैसे कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने किसी और चीज़ में इंजीनियरिंग करी होती है, मैकेनिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, और वो सॉफ्टवेयर में घुस जाते हैं क्योंकि जॉब वहीं पर ही है। राइट? तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप स्किल बेस्ड कोर्सेज पे फोकस करो, जो स्किल सिखाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड इसकी वजह से मैंने एनालिस्ट क्लब शुरू किया था, क्योंकि ये चीज़ें कॉलेज में सिखाई नहीं जा रही यार। केस स्टडीज़, गेस्टिमेट्स, बिजनेसेस के बारे में, राइट? एक दो सॉफ्टवेयर्स भी है उसमें, एक्सेल, टैबलो वगैरह भी है। ये चीज़ें कॉलेज में सिखाई नहीं जा रही है, और ये मेरा पेन पॉइंट था। और कोर्सेज इस पर और भी है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि हम अमन दत्तरवाल और फिजिक्स वाले की बात कर रहे थे, उनके क्यों चले? अगर देखें हम, उनकी प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि कोचिंग का इंडस्ट्री तो बहुत पुराना है, 10-15 साल से फिट एक एक करके बात करते हैं। आई थिंक सो आप एग्जांपल देते हैं शायद से अमन दत्तरवाल का, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, वही उसी चीज़ पर मैं आ रहा हूँ कि व्हाई डिड दैट वर्क। एक का एग्जांपल पहले अमन दत्तरवाल का बताओ। चलो फिजिक्स वाले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ही इज़ द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री। ठीक है? तो फिजिक्स वाले ने फिजिक्स पढ़ाने से शुरू किया।
ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल इतना ज़्यादा चला और उसने प्रॉपर कंपनी स्टैब्लिश कर दी। अगर हम इसको डिकोड करें कि वाई डिड दैट वर्क, फिजिक्स वाला आज 8,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन गया, जबकि उससे पहले से लोग सिखा रहे 11th-12th के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिट जी, विद्या मंदिर, ये सारी कोचिंग सेंटर है, तो वाई डिड फिजिक्स वाला वर्क? तो इसका मेन रीज़न यही है कि उन्होंने बहुत अफोर्डेबल रेट पर कर दिया और बेटर क्वालिटी के साथ किया, राइट? इसलिए उनका इतना ज़्यादा चला। उन्होंने पहले फिजिक्स तो बहुत लोग पढ़ा रहे थे, पर उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो गए और वो अच्छा भी पढ़ाते थे, राइट? वहाँ से उनके पास फॉलोइंग आई। फिर अब उन्होंने पूरा फिजिक्स वाला अकेडमी स्टार्ट कर दी और इतने चीपर रेट में यार, मतलब मैंने खुद 3 से 4 लाख रुपए दिए हैं और मेरे को एज सच कुछ रिटर्न्स मिले नहीं है, ठीक है, इंजीनियरिंग में, ठीक है। और फिजिक्स वाला मेरे को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने 5, 6, 10 हज़ार रुपये में इतने अच्छे फुल कोर्सेज दे रहे हैं और बहुत लोगों की हेल्प भी हो रही है। एंड सेम चीज़ मैंने एनालिस्ट क्लब के साथ भी स्टार्ट किया है। जो बिजनेस एनालिस्ट के कोर्सेज जो है वो भी मार्केट में 50,000, 60,000, 1 लाख तक के मिल रहे हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, 4,999 के रेट में मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स द थिंग यार, हम हमेशा बिजनेसेस को और यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत नेगेटिव से देखते हैं कि भाई ये तो कोर्स बेच रहा है। आई थिंक दैट्स नॉट द केस। अगर वो जेन्युइन कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स है, तो आई थिंक वो एक रेवोल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है। तो मैंने देखा था तुम्हारा और ध्रुव राठी का कुछ तो टसल हो गया था, कुछ तो पंगा हो गया था, क्या था उसके पीछे की स्टोरी, क्या है? राइट, तो यार मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज पर। तो उसमें मैंने बोला था कि 2-3 चीज़ों की मैंने बात करी थी ध्रुव राठी के टाइम मैनेजमेंट के कोर्स पर। पहली चीज़ कि जैसे उन्होंने प्रमोट किया था वो काफ़ी गलत तरीके से प्रमोट किया था। उन्होंने एक प्रोक्रेस्टिनेशन पे वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बताए थे कि बहुत लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते कि कल एक्सरसाइज करूँगा और फिर उनकी डेथ हो जाती है। मतलब उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम केस ले लिया था जो कि उनकी वीडियोज़ में यूजुअली नहीं होता। मेरे को काफ़ी पसंद है ध्रुव राठी का कंटेंट, बट मेरे को एक वो वीडियो बहुत ही अजीब लगी और अपने कोर्स के अराउंड ही बनाई थी उन्होंने, ठीक है। तो एक चीज़ ये बोली थी कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो आपकी डेथ हो सकती है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था कि अगर आपके नाना नानी कहीं घूमने जा रहे हैं, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि कल घुमाऊंगा, तो आपकी नाना नानी की डेथ हो जाएगी। तो बहुत ही मल्टीपल लेयर्स में उन्होंने लोगों को एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, राइट। तो एक वो चीज़ मैंने अपने कोर्स में बोली थी। फिर मैंने बोला था कि ध्रुव राठी ये बोल के अपना कोर्स बेचता है कि मैं आज वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, इतनी वीडियोस डाल रहा हूँ, वो सब कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से है। बट जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं बताता वो है कि उनकी बहुत बड़ी टीम है, 15-20 लोगों की टीम है। तो ये भी सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में जाता है कि आप हाफ इन्फॉर्मेशन बता रहे हो। ये भी तो बताओ कि भाई मेरी 10-15 लोगों की टीम है, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बेटर समझ आएगा। तो इस चीज़ पर ध्रुव राठी का कमेंट आया था कि अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ फेयर हो तो इस कमेंट को पिन कर दो, और उन्होंने कुछ 1-2 पॉइंट्स बोले थे, राइट। तो अब चाहे तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता था, किसको क्या पता चलेगा ध्रुव राठी का क्या कमेंट है। बट मैंने एक्चुअली में उनका कमेंट पिन भी किया था और उस पर कुछ रिप्लाइज भी दिए थे, राइट। तो 2-3 हमने रिप्लाइज किए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी डिबेट हुई, ठीक है। और इस बीच में नियॉन मैन ने उस चीज़ को कवर भी कर लिया था। तो फिर क्या हुआ था, जब डिबेट करी हमने तो उसके बाद ध्रुव राठी ने वो कमेंट डिलीट कर दिया था अपना, बट तब तक नियॉन मैन ने कवर कर लिया था बहुत जल्द। तो उसकी वजह से बहुत लोग मेरी उस वीडियो पर भी आए थे। तो मैंने लकीली उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे ध्रुव राठी की चैट्स के, जो उन्हें रिप्लाइज़ किए थे, और उसकी मैंने एक शॉर्ट भी बना दी थी। तो कुछ बहुत मेजर नहीं था, बट हाँ मतलब थोड़ी बहुत डिबेट हुई थी जो काफ़ी पॉजिटिवली हमने उस चीज़ को लिया था। ओके, मेक सेंस। तो मेन तुम्हारा यही कंसर्न ये था कि इतना ओवर सेलिंग नहीं करना चाहिए, आप तुमने ये हाँ, बोला थोड़ी मार्केटिंग फॉल्स थी। और आई फील कि जो टाइम मैनेजमेंट के कोर्स है वो अगर थोड़े सस्ते हो तो बेटर है। उनके 5-6 हज़ार रुपये का कोर्स था, वो 2-3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट पर कोर्स था। मेरा बस यही था यार, जेन्युइन जो हम कोर्सेज़ की बात कर रहे थे कि कोर्स की वैल्यू होनी चाहिए और उस हिसाब से कोर्स का प्राइस भी होना चाहिए। आई थिंक विवेक बिंद्रा का भी जो विवेक बिंद्रा का भी जो सीन हुआ था, उसमें भी संदीप महेश्वरी ने यही बोला था कि जो विवेक बिंद्रा जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत हाई उनका चार्ज है और इतनी वैल्यू नहीं है। मतलब आप एक टकले इंसान को बाल के लिए कोई ऑयल नहीं बेच सकते जो विवेक बिंद्रा टाइप कर रहे थे। तो आई थिंक वही मेरा मेन इशू था कि एक तो उनकी मार्केटिंग सही नहीं थी और ओवर प्राइस था कोर्स। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। ऑल्दो मैंने उस वीडियो में बोला है कि आप मेरे पे बिलीव मत करो, आप खुद की भी रिसर्च करो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और आई थिंक ये चीज़ लोग करते करते भी सीखते रहते हैं कि कौन सा कोर्स कितना प्राइस का होना चाहिए। मार्केट मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट एक चीज़ होती है। कई बार गलतियाँ होती है, कई बार लोग समझते हैं उस चीज़ को। एक चीज़ मुझे लगता है लोग कर सकते हैं कि वो आप मनी बैक गारंटी दे दीजिए या फिर ऐसी सारी चीज़ें कर दीजिए जिससे आपका ऑडियंस खुश रहे आपसे। बट उन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने तो शायद अलग लेवल पे पूरा कर दिया था, उसको कुछ अलग ही चल रहा था वो पूरा हाँ बिजनेस यार, मॉडल। उन्होंने मतलब पूरा सेल्स का ही बना दिया था, सॉर्ट ऑफ MLM टाइप ही बना दिया था उन्होंने
कि एक तो काफ़ी लोग इस चीज़ पर भी मेरे को क्वेश्चन मतलब पूछते हैं मेरे से कमेंट्स में, जैसे मैं भी बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस कंसल्टेंट वगैरह उस पर करियर गाइडेंस देता हूँ, और विवेक बिंद्रा ने भी ये चीज़ कर दी थी कि वो सेल्समैन को बिजनेस कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन दे रहे थे, राइट। बिजनेस एनालिस्ट बहुत डिफरेंट है एक सेल्समैन से। बिजनेस एनालिस्ट का एक्चुअल काम है आप बिजनेसेस को हेल्प करो, सेल्स का काम है भाई अपने उसकी सेल्स करनी है आपको, कोर्सेज कुछ या डिफरेंसेस प्रोडक्ट आप वगैरह बता की। सकते हो दोनों के, ऐसा कुछ नोट डाउन करके? यार मतलब डिफरेंस यही है कि एक बिजनेस एनालिस्ट का एक्चुअल काम होता है बिजनेसेस को स्टडी करना, मार्केट को स्टडी करना। अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हो बिजनेस एनालिस्ट, वहाँ पे आप कभी वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपको कॉल करना है कस्टमर्स को या फिर किसी और बिजनेस को और सेल्स लेके आनी है। वो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब नहीं है, ठीक है। बट बहुत लोग क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस कंसल्टेंट बहुत अच्छा साउंड करता है, तो डेजिग्नेशन दे देते हैं सेल्समैन की जॉब को भी एज अ बिजनेस एनालिस्ट ही। तो वो डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर, मैंने काफ़ी वीडियोस में बात की है इस चीज़ कि की। क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट? हाँ, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है। खैर मैं तो ये सब टाइटल्स होते हैं टाइटल्स तो उसके बाद कुछ बहुत भी नहीं, मिस यूज़ होता ही है, मतलब मिसयूज़ बहुत होता है टाइम से काफ़ी चल ही रहा ज़्यादा। है, मतलब कई सारे लोग डॉक्टर लगा लेते हैं अपना आगे, वो एक अलग ही हाँ, आई थिंक आप लगा यही दो। विवेक बिंद्रा पे ही आया था शायद। उन्होंने भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा लगाया हुआ है, और संदीप महेश्वरी ने बोला था कि उन्होंने कहीं ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहाँ से कोई डिग्री की हुई है जहाँ पर आप वो डिग्री करके डॉक्टर लगा सकते हो, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ डॉक्टर। वही आई थिंक ये सब चीज़ें हो रही है क्योंकि ना वही एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा इतना फ्लॉड सा हो गया, काइंड ऑफ लोग करते हैं डिग्रीज की भी इतनी वैल्यू टू बी ऑनेस्ट कम होते जा रही है। इसकी वजह से ऑनलाइन कोर्सेज चल भी रहा है ज़्यादा मेरे हिसाब से, राइट। क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज में जैसे आप तुम भी बना रहे हो, तो अगर तुम करेंटली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत जल्दी तुम उसके ऊपर रिएक्ट करके कुछ वैल्यूबल क्रिएट करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दे सकते हो। बट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ऐसा कंपेयर करने के लिए बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएटर्स जो कोर्स बना के कई बार बेचते हैं वो स्टार्टअप जैसे है, वेरी फ्लेक्सिबल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फटक से फीडबैक लेके कुछ क्रिएट कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। और ट्रेडिशनल एजुकेशन वो बड़े बिग कंपनीज जैसा हो गया जिसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड हायरार्कीज बहुत सारी चीज़ें बन चुकी है। तो स्टार्टअप का एडवांटेज ये रहता है कि दे आर क्विक टू चेंज, वो अपने आप को जल्दी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े बिजनेस है या फिर बड़ा, ये भी बड़ा बिजनेस ही है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो लोग चेंज नहीं कर पा रहे, वो लोग फटाफट चीज़ें नहीं कर पा रहे, और जो चीज़ें वो लोग सिखाते हैं वो कितनी irrelevant हो जाती है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम पढ़ के आते हैं, हम जाके इंडस्ट्री में देखते हैं तो भाई ये सब कुछ है ही नहीं। अगर आपको जॉब करना है तो आपको पहले कुछ और कोर्स करना पड़ेगा, या फिर इतने महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर जाके आप सक्षम बन पाओगे अपनी जॉब करने के लिए। तो ये सब तो क्या ही चल रहा है, मतलब ट्रेडिशनल यार मेरे को एजुकेशन सिस्टम तो ट्रेडिशनल में इशू यही है, जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, राइट। तो वो भाई 15 साल पुरानी चीज़ें बता रहे हैं, उन्होंने अपडेट ही नहीं किया अपना कोर्स वगैरह, मतलब प्रॉपर डिग्री का जो रहता है। आई थिंक इसलिए कोर्सेज इतने ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि आपके कॉलेज में जो चीज़ें चल रही हो तो 20 साल पुरानी है, उसका भी कुछ रेलिवेंस है ही नहीं, राइट। इसलिए लोग कोर्सेज ले रहे हैं क्योंकि कोर्सेज जैसे आपने बोला फ्लेक्सिबल है काफ़ी, और करंट मार्केट के हिसाब से लोग कोर्स बना रहे हैं और चेंज करना भी आसान है। तो आई थिंक इसलिए कोर्स काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत चीज़ों की डिग्री नहीं है यार, जैसे आपने बताया आपका कोर्स है कि आप कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हो, इस पे कोई प्रॉपर कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है कि भाई कोई कंटेंट राइटर कोई थंबनेल डिज़ाइनर बनाना सिखा रहा है, राइट। उसकी डिग्रीज तो ऐसा है नहीं, और ये चीज़ें जो आप 1-2 महीने में सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आपको 3-4 साल कोई प्रॉपर कॉलेज करना है। राइट। और मैं तो इसलिए मतलब टाइप भी कर सकता हूँ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मैं अपना करिकुलम बना के उनके टाइप करके भी चीज़ राइट। की जा सकती है। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन भी आजकल बदलते जा रही है, जॉब रिक्वायरमेंट की, इंसान से काम क्या करवाना है वो भी बहुत अलग हो गया है कंपेयर टू जो चीज़ें सिखाई जा रही है। तो आज ज़्यादा चल रहा है कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग एक चीज़ है जो प्रोडक्ट मार्केट मतलब अच्छा चल रहा है काइंड ऑफ, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी बहुत चल रहा है और सब लोग उस पर घुस भी रहे हैं बिकॉज उसकी नीड सच में है भी बहुत सारे लोग के। यार कंटेंट क्रिएशन मैं तो कह रहा हूँ आज से नहीं चल रहा, कंटेंट क्रिएशन कई सालों से चल रहा है, बस फॉर्म डिफरेंट हो गया है। फॉर्म्स डिफरेंट हो गए, सही पहले बात लोग है। एक्टर एक्ट्रेसेस थे, मूवीज बनानी पड़ती थी उनको प्रॉपरली, अब लोग यूट्यूबर्स बन गए हैं, हाँ, राइट। वो जो एडवांटेज उनको एक्टर एक्ट्रेसेस को मिल रही थी, वो एडवांटेज आज कंटेंट क्रिएटर को मिल रही है। सो ट्रू मतलब। और ये बात तुमने एकदम सही बोली, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं ना भाई यूट्यूबर बनना है, आप हमें डीवीसी कई बार पूछते हैं लोग, आप एकेडमी में आप यूट्यूबर बनना सिखा रहे हो, आप क्या सिखा रहे हो, तो मैंने लोग को बोलता मैं आपको ना कंटेंट सिखा रहा हूँ, कंटेंट बनाना। क्योंकि कंटेंट बनाना आ गया तो आज यूट्यूब है कल शायद ना रहे, फेसबुक आज चल रहा है कल शायद ना चले, टिकटॉक आज है कल नहीं रहेगा, पता नहीं, जैसा हुआ भी। लेकिन आप कंटेंट का गेम आप समझ गए तो आप प्लेटफॉर्म चेंज होते रहेंगे बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार हुक कैसे करना है, स्टार्टिंग कुछ सेकंड में कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है। अगर स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप बांध के रख सकते हो, क्योंकि स्टोरीज तो बाबा आदम के ज़माने से चलती आ रही है और मुझे पक्का मालूम है 100-150 साल बाद भी चलते रहेंगे, बिकॉज वी आर वायर्ड फॉर स्टोरीज़। के ऊपर पूरी बुक भी है वायर्ड फॉर स्टोरीज़ करके, कि हम कैसे स्टोरीज़
बहुत हमें अट्रैक्ट करती है। तुमने एकदम सही कहा, जैसे कि रेडियो ऑडियो का भी देखे तो रेडियोस चलते थे, अब लोग ज़्यादा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। कंटेंट वहाँ भी था, बस प्लेटफॉर्म चेंज होते जा रहा है। और मुझे लगता है कंटेंट के जो प्रिंसिपल है उसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है। वो सारी साइकोलॉजी अगर हम समझ लिए तो आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ पक्का हेल्प करेगी ही करेगी। आई थिंक इस पर मिस्टर बीस्ट भी यही बोलते हैं कि भाई मैं वीडियोस क्रिएट नहीं कर रहा, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। एंड आई थिंक उनसे बेटर कोई ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहा। उनकी हर एक वीडियो पे 200 मिलियन प्लस व्यूज़ आते हैं भाई, आसान तो ही ना है। तो उनकी अगर वीडियोस भी देखोगे तो बहुत ही वेल एडिटेड होती है, वेल स्क्रिप्टेड होती है। और जैसे वो बोलते हैं कि आज मैं $1 से लेके $100 या $1000 के होटल में रहने वाला हूँ, राइट। लास्ट तक लोग वेट करते हैं। आई थिंक ये चीज़ तन्मय भट्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। उनके भी अगर जो कितना सिंपल कंटेंट बना रहे हैं तन्मय भट्ट, सिर्फ मीम रिव्यू कर रहे हैं, अपने 4 कॉमेडियन दोस्तों के साथ बैठते हैं मस्त, और बहुत ही रॉ कंटेंट होता है उनका, ठीक है। एक वो चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है, गूगल मीट वगैरह चल रही है, उस पर मीम्स के रिव्यू कर रहे हैं, बट उनके पीछे की भी तुम साइकोलॉजी देखो तो बहुत ही सही है। वो ऐसे मीम्स लेके आते हैं जिसका रिटेंशन रेट बहुत हाई है, राइट। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बनाते हैं। तो ये स्मॉल ट्रिक्स है जिसकी वजह से उनका कंटेंट इतना ज़्यादा चल रहा है। अरे एक चीज़ है ना जो बहुत चलती है, मिस्टर बीस्ट, तन्मय भट्ट, हर कोई यूज़ करता है, वो है रिएक्शंस। राइट, पीपल लव रिएक्शंस। तो तन्मय भट्ट भी क्या कर रहा है, जब वो रिव्यू देख के रिएक्शन दे रहा है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था डिकोडिंग में। कई बार इंस्टाग्राम पे आजकल वीडियो ट्रेंडी वीडियो को थोड़ा डिकोड भी करता हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि आजकल देखना एक ट्रेंड भी चल रहा है, ट्रैवलर्स लोग भी कर रहे हैं, अपने आप को दिखाएंगे, वो ऐसा रिएक्शन दिखाएंगे और फिर व्यू दिखाएंगे और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहा है, बिकॉज वी लव टू सी अदर्स रिएक्शन। हमें कोई सॉन्ग पसंद आता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अपने दोस्त को भी सुनाते, सुनना कैसा लगा। हमने गेम ऑफ थ्रोन देखा, बहुत अच्छा लगा, फिर देखते हैं तेरा क्या रिएक्शन है, बिकॉज वी वांट टू फील कनेक्टेड। हमें ये भी साइकोलॉजी है कि वी वांट टू फील रिलेटेबल। इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे चलते हैं जो रिलेटेबल कंटेंट भी बनाते हैं ना, बहुत चलते हैं वो लोग, क्योंकि हम हर इंसान के अंदर क्रेविंग होती है कि मैं रिलेट कर पाऊँ उससे। अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो तुम भी बुरा फील कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो हम रिलेट करने लग जाते हैं। मैं ये देख के, ये सीन देख के मुझे खुशी हुई, तुमको भी खुशी हुई, अरे वाह वी आर रिलेटेबल। और इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, सोशल हम एक सोशल हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं ग्रुप का। भाई आप खुद देखो ये पॉडकास्ट क्यों चल रहे हैं आज, मतलब 2-3 घंटे की वीडियोस, इतने में लोग मूवी देख लेते हैं 2-3 घंटे में, पॉडकास्ट देख रहे हैं। और निखिल कामात के तो 4-4 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं और उस पर 2-3 मिलियन व्यूज़ होते हैं, राइट। क्योंकि जो ऑडियंस है उनको चाहिए कि भाई ऐसे अपने जैसे 2 लौंडे बैठे हैं बात कर रहे हैं, राइट। एक जो कम्युनिटी की फीलिंग आती है पॉडकास्ट में, बहुत रॉ होता है। ऐसा लगता है आप भी सेम रूम में बैठे हो जब वो वीडियो देखते हो, 3-4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो पॉडकास्ट प्रोवाइड कर पा रहा है, इसलिए लोग 2-3 घंटे के पॉडकास्ट भी देख पा रहे हैं। राइट, मेक सेंस। और अच्छा ठीक है, ये हुआ, और किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे ध्रुव राठी को छोड़ के, और किसी के साथ ऐसा कुछ बात यार हुई? और किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब 1-2 वीडियोस मैंने बनाई है, जैसे एक फाइनेंस क्रिएटर्स पे बनाई थी। तो फाइनेंस, ये बात करते हैं फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस आई थिंक कोविड के बाद जो नीश बहुत फटी है, राइट, जो हर कोई मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आया है, वो फाइनेंस की नीश है। तो भर भर के फाइनेंस क्रिएटर बन चुके हैं, राइट। और भर भर के उसके ऊपर कंटेंट भी आया है। तो आई थिंक उसके ऊपर ही तुमने कुछ बताया, क्या था उसका एक्सपीरियंस, बताओ। यार मेरा था कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स उस टाइम पर फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे थे और वो खुद सेबी रजिस्टर्ड नहीं थे। तो सेबी की ये गाइडलाइंस है कि अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो आप फाइनेंस एडवाइस दे सकते हो कि भाई उस स्टॉक्स में पैसा लगा लो, उस स्टॉक में लगा लो। बट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर स्टॉक्स टिप्स दे रहे थे जो लीगल नहीं है, राइट। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। जैसे कि कोई एक का एग्जाम्पल दो आप। तो यार मैंने एल्विश यादव पर बनाई थी। उसमें उनका टेलीग्राम एक ग्रुप चलता था जहाँ पे स्टॉक एडवाइस देते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है, और सेबी ने प्रॉपर गाइडलाइंस भी दे दी थी उस पर, ठीक है। और कुछ और फाइनेंस यूट्यूबर्स पे भी बनाई थी, जैसे अंकुर वारिकू और अक्षत पे भी बनाई थी। उन्होंने एक प्रमोट किया था एक ऐप, वॉल्ट करके एक ऐप था, ठीक है। और उसको बोला था कि ये एफडी की तरह है एंड 100% आपको गारंटी रिटर्न मिलेंगे, 14% मिलेगा, ठीक है, रिटर्न्स 14% मिलेंगे। तो इस चीज़ पे मैंने चीज़ें बोली थी, और एक्चुअली में वो ट्रू भी था। वॉल्ट जो कंपनी थी जो उन्होंने प्रमोट की थी इतनी श्योरिटी के साथ, वो बंद हो गई थी, बंद नहीं हुई थी एक्चुअली, उन्होंने विड्रॉल और डिपॉजिट बंद कर दिए थे अपने, तो काफ़ी लोगों का पैसा फंस गया था। ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। तो मैंने बोला था कि आप फाइनेंस यूट्यूबर्स को देखो, मैं भी देखता हूँ अंकुर वारिकू, अक्षर, काफ़ी नॉलेज भी मिलती है, बट जो चीज़ें वो बोले सिर्फ उस पर ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसको अपनी खुद की भी रिसर्च जरूर करो। क्योंकि अभी एक हवा चली थी, देखिए तुमने भी देखा होगा, ये कौन सा तेल था, आयुर्वेदिक का तेल आया ना, आदिवासी हेयर ऑयल, उसका भी बहुत बड़ा स्कैम, मतलब यार उनकी ना
उनका मैसेज मेरे पास भी आया था, मेरे पास पे आया था और अच्छा पैसा भी दे रहे थे वो लोग, बहुत पैसा दे रहे बट पता थे नहीं कुछ मतलब। मेरे को शायद वाइब नहीं आया, आई डोंट नो यार मेरे को बहुत वियर्ड लगा उनका कॉन्सेप्ट। हाँ। एक तो अगर उनकी बॉटल्स आप देखोगे ना, उस पर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मेंशन करते वो कि डाला क्या उन्होंने तेल में। ऊपर से उनका ऑर्डरिंग ना अमेजोन पर है, कहीं पर भी नहीं है, उनको आपको फ़ोन करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा शेडी लगा मेरे को। इसलिए मैं अपनी ऑडियंस, यार मैंने कभी गैमलिंग प्रमोट नहीं किया है, मैं कोई ऐसी वैसी क्रिप्टो ऐप्स प्रमोट नहीं करता, मैं जेन्युइन ऐप्स ही प्रमोट करता हूँ। और आदिवासी भी अंधा पैसा दे रहे थे, बट मैंने फिर भी प्रमोट नहीं किया क्योंकि मेरे को सही नहीं लगा यार। मतलब फ़ोन पर ऑर्डर कर रहे हो, अमेजोन पे नहीं डाला उन्होंने, ना इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, तो चाहे 10-20 लाख रुपए भी दे दे, मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करता। राइट। ऐसा लेकिन कई बार मुझे लगता है ऐसा गलतियाँ हो जाती होगी लोगों से, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। बिकॉज मैं भी कई सारे कंटेंट क्रिएटर से मिलता रहता हूँ, कैसा होता है ना यार, इसने किया है, तो लोग कैसे ना बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं, बड़े क्रिएटर्स ने किया मतलब लोग ने सही किया होगा, और फिर कई सारे लोग कर डालते हैं उस चीज़ को। तो मुझे आदिवासी एरोल को तो कितने सारे लोगों ने प्रमोट किया था, और फिर अब टाइम पे शेडी लग रहा था, लेकिन होने के बाद ज़्यादा वो श्योरिटी आती है, बोलते हैं ना हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। उसके बाद यार मेरे लगता है को लगता है ऐसे ना बिलीव नहीं करना चाहिए, और ये तो यूट्यूबर्स है, मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड स्टार्स पे बिलीव मत करो। वो तो अलग ही लेवल का है, वो तो मतलब चलो यार खैर। शाहरुख खान इतने बड़े एक्टर हैं, जुबान केसरी बोल रहे हैं हाँ। ठीक है, और अक्षय कुमार ने भी जुबान केसरी, यार वो खुद नहीं खाते, मतलब आपको लगता है वो तंबाकू खाता होगा शाहरुख खान बैठ के खैर वो तो मतलब अलग ही लेवल है वो तो आई थिंक यार लोग यूट्यूबर्स को बोलते हैं, भाई बॉलीवुड स्टार्स को देखो यार। मतलब अब मैं बोलना चाहता लेकिन विराट कोहली भी एमपीएल प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ गैमलिंग ऐप यार। मतलब इतने बड़े स्टार्स, इतने लाखों लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू द यूथ। राइट। आई थिंक ना यही एक एज बचा हुआ था जो कि अब खत्म होते जा रहा है यूट्यूबर्स का। यूट्यूबर्स भी अब मेन स्ट्रीम जैसे ही बनते जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम का यही है, मेन स्ट्रीम सब कुछ करते हैं, मतलब दे डू एवरीथिंग, वो सब प्रमोट भी करते हैं, बट यूट्यूबर्स ज़्यादा ऑथेंटिक, थोड़े और ऑथेंटिक है, थोड़ा हम रिसर्च ज़्यादा करेंगे, थोड़ा हम ऑडियंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कंपैरेटिवली। और आई थिंक वो एज भी अब बहुत कम लोगों में ही है। बहुत सारे लोग हैं ना अभी, गैमलिंग ऐप्स तो कितने प्रमोट होते ही जा रहे हैं। मैंने भी कभी नहीं किया है बिकॉज आई डोंट बिलीव इट। ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना, जो भी चीज़ आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो वो आप कर सकते हो, जिसमें आप दिल से बिलीव करते हो। लेकिन आप दिल से बिलीव नहीं करते हो, वो चीज़ आप प्रमोट करोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर योर ऑडियंस ऑल्सो। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ यार, लोगों को ना मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स भी मिडिल क्लास ही हैं, लोअर मिडिल क्लास के भी काफ़ी लोग हैं, और काफ़ी लोग स्टार्टिंग में सही रहते हैं, बट जब पैसा इंक्रीज हो जाता है ना, जब आपको एक एक वीडियो के 20-25-30 लाख रुपए मिले, तो तो आई थिंक वहाँ पे लोग थोड़े फिसल डगमगा जाते जाते हैं हैं। थोड़े से। उनको लगता है एक प्रमोशन ही तो करनी है, क्या ही हाँ। होगा, बट यार वो ग्राउंड लेवल पे नहीं देख रहे ना। आपके 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 10 लाख लोग आपको देख रहे हैं, उसमें से 1% कन्वर्जन भी हो गया, तो उन इंडिविजुअल बंदों का तो देखो यार जिनको लॉस हुआ है। काइंड ऑफ हिपोक्रेसी है ना हम लोग। मतलब पहले टाइम पे जुआ ये सब इलीगल था, आप बोलते हैं जुआ हुआ इलीगल एक तरीके से ना। कार्ड्स वर्ड्स खेलोगे तो आप वो सब पकड़ते भी थे, पुलिस आई थिंक ऐसा कुछ तो मैंने बचपन में देखा हूँ। अभी ट्रैवल करते रहो, अगर वो कोई साइड में कोने में लोग खेल रहे हैं तो उसको मार के भगाते थे कि जुआ वो मत खेलो, पकड़ते भी, अभी भी शायद पकड़ते होंगे। हाँ 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 लेकिन हाँ, वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन। ऐप पे करोगे तो सब जायज़ है। और भाई ये तो रिटर्न है, फैक्ट्स है, आज तक कोई अमीर नहीं बना है गैमलिंग से। हाँ। जुआ खेल के कोई अमीर नहीं बना है। अगर जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो वो ओनर बना है, जो उस ओनर है, अंधा पैसा कमा रहे हैं लोग, जो ओनर है, जो एक्चुअल में उस एप्स को चला रहे हैं। राइट। और अब देखो ना, मतलब आईपीएल हम लोग देखते हैं, आईपीएल के हर बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे कोई ना कोई गैम्बलिंग ऐप और एकदम गलत चीज़ें ही प्रमोट होती रहती है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ है दे टेल, सामने बोलेंगे शुगर नहीं अच्छा, शुगर नहीं अच्छा है, बट शुगर की चीज़ प्रमोट करते हैं। वो चीज़ वो चलो ऑलरेडी वो लोग का ट्रेडिशन चल ही रहा है, वो लोग सब करते हुए आ रहे हैं, बट वही हमें यूट्यूब एज अ यूट्यूबर, एज एन इन्फ्लुएंसर, हमें लगता है हमें थोड़ा और संभल के रहना चाहिए। वी शुड बी मोर लाइक कॉन्शियस अबाउट इट, हमें नहीं करना चाहिए। और वही हमें सेपरेटेड ना रखेगा, वही हमें पावर देगा एज एन इन्फ्लुएंसर। बट अगर हमने एज अ कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर हमने ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया तो आई थिंक हम में और इनमें फ़र्क नहीं रहेगा, और वो एज जो हमारा था ना वो कम होते जाएगा, जो कि शायद थोड़ा बहुत हो भी रहा है। हाँ, आई थिंक ऑथेंटिक रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, अगर आप गलत इधर उधर के ऐप प्रमोट करके ज़्यादा टाइम आपका करियर नहीं चलेगा, ठीक है, आप अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे देखा जाए तो आई थिंक अगर गलत आप आदत में लगा रहे हो, गलत gambling आदत में में लगा यार, रहे हो मतलब जो basically। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पैसे कमा पा रहे हो, आप उनको ही गलत चीज़ें बता रहे हो, राइट। तो एथिकली राइट नहीं है। सबके हालांकि सबके अपने खुद के वो है पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेरे को ये सही नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करता। और फाइनेंस क्रिएटर के ऊपर और भी तुमने कुछ ऐसा केस स्टडीज कुछ बनाया, कुछ डिडक्ट किया जो तुमको समझ में आया? यार मतलब मैंने बनाता रहता हूँ मैं काफ़ी क्रिएटर्स के ऊपर वीडियोस, तो मैंने फाइनेंस विद शरण के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो इनफैक्ट उनका खुद मेरे को मैसेज आया था लिंक्डइन पर कि ऋतिक, यू डूइंग अ रियली गुड जॉब, और जो आपने रिसर्च करके बताया है वीडियोस में वो बहुत ही अच्छा है।
ऐसे टाइप का कोई कंटेंट बना नहीं रहा है। आई थिंक यही मेरा एज है कि ऐसे टाइप का कोई लोगों को चाहिए इन्फॉर्मेशन बट कोई बता नहीं रहा है। तो काफ़ी क्रिएटर्स मेरे को पर्सनली भी मैसेज करते हैं और कनेक्ट भी करते हैं कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। तो तुमने फाइनेंस विद शरण का भी पूरा बिजनेस मॉडल डिडक्ट मतलब किया है, स्टडी किया, कितना टाइम हो गया अब भी किया? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो जब उससे जो भी तुमने रिसर्च करी होगी एज एन एनालिस्ट, कोई एक अच्छा लेसन जो शेयर करना चाहोगे मेरे ऑडियंस के साथ, जो हमें भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं सीख के शरण से? यार शरण का जो एक्स फैक्टर मेरे को लगता है, उन्होंने फाइनेंस जैसी बोरिंग चीज़ को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, राइट। वो बहुत ही अच्छा है। मतलब लोग सोचते थे फाइनेंस है यार कि क्या ये नंबर वंबर दिख रहे हैं, बट जिस तरीके से उस बंदे ने प्रेजेंट किया ना उन्हीं चीज़ों को, बोरिंग चीज़ों को, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है। और अब एक्चुअली में मज़ा आता है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो जब रील्स देखते हैं आपको सीखने को भी मिल रहा है और एक एंटरटेनमेंट का भी सॉर्ट ऑफ इन्फोटेनमेंट में ही आ गया वो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे तुम्हारे जो सबसे फेवरेट, तुमने कितने सारे केस स्टडीज़ बनाया है, कुछ तुम्हारे टॉप वीडियोस कौन से हैं जो तुमको लगता है उसमें तुमने सबसे अच्छे बातें लोगों के साथ शेयर करी है, कुछ ऐसे टॉप पे है? यार टेक बर्नर की वीडियो है, आई थिंक मेरी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो है, उसमें 1 मिलियन प्लस व्यूज़ है। तो उसमें मैंने टेक बर्नर की बात की है कि उनका क्या बिजनेस है। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट टेक बर्नर का तुमने जो वीडियो बनाया उसमें तुम्हारा बेस्ट गिव अवेज क्या है लोगों के लिए? यार मेरे को टेक बर्नर काफ़ी स्मार्ट बंदा लगता है, ठीक है। अभी वो रिसेंटली भी अपनी स्मार्ट वॉच भी रिलीज़ करने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। उन्होंने तो बहुत सारे बिजनेसेस किए ना, लेयर्स भी कुछ आया था आई थिंक। राइट। तो मतलब उनका पहली बात तो टेक चैनल है, और उसमें भी आप देखोगे टेक्निकल गुरुजी चल रहे थे, ठीक है, वो अपनी टेक वीडियोस बना रहे थे। टेक बर्नर ने कितना एंटरटेनमेंट डाला यार। टेक इन जनरल भी बोरिंग टॉपिक है, बट ऐसे टेबल मार के, राइट, और तबाही कर देंगे वो सब कुछ करके, बोलने का तरीका भी, बोलने का तरीका, एंगल्स, एडिटिंग वगैरह बहुत चीज़ें डाली है। तो उसकी वजह से उनका चैनल भी बहुत ज़्यादा चल गया। मतलब टेक में शायद मोस्ट व्यूड वही होगा, राइट। उसके बाद चलो ठीक है, वो तो उन्होंने एक्सेप्शनली गुड किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2-3 और कंपनी स्टार्ट कर दी, अपनी टी शर्ट की कंपनी स्टार्ट कर दी, ओवरलेस करके है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेयर स्किन स्टार्ट करी, जिसमें आप मोबाइल के पीछे कवर्स या फिर लैपटॉप के पीछे कवर्स लगा सकते हो, ठीक है। वो भी आप देखोगे तो कितना स्मार्ट है। ऐसी कोई प्रोमिनेंट कंपनी नहीं है कि कोई मार्केट लीडर नहीं है उधर, राइट। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, और आई थिंक यही मेन एडवांटेज होती है क्रिएटर्स की कि आपको मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करना, वहाँ पे आप बहुत पैसा बचा लेते हो। बहुत सारी कंपनी, गैमलिंग की कंपनीज 1000 करोड़ तक भी खर्च कर देती है, बहुत खर्च करती है। तो आई थिंक वो ही इनका एडवांटेज था, और लेयर स्किन भी बहुत अच्छा कर रहा है। तुमको मतलब कुछ डेटा पता है कि? यार इन डेप्थ तो मेरे को नहीं पता कितने क्या रेवेन्यूज प्रॉफिट लॉस है, बट अगर इन जनरल ओवरव्यू देखे तो काफ़ी सही है। मतलब मार्केट लीडर तो बन चुका है इंडिया में। ओके, इट्स डूइंग गुड अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रहा है वो। और उन्होंने लैपटॉप की स्किन्स वगैरह भी डाली है, अब तो प्रॉपर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, जो कि एकदम ही मेन स्ट्रीम बिजनेस हो गया है, प्रोडक्ट्स बनाना। जैसे वॉच, स्मार्ट वॉच जो आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी अब तो मतलब बोट वगैरह भी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो स्पेशली इसी में वो करती है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो उनको कैसे बीट करते हैं। और अभी आज के टाइम पे ऐसा हो गया है, हर क्रिएटर को बिजनेसमैन बनना है और हर बिजनेसमैन को क्रिएटर बनना है, क्योंकि बिजनेसमैन समझ रहे हैं कि यार क्रिएटर्स के पास बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग कॉस्ट खत्म या ना के बराबर हो सकती है। इससे रिलेटेड तुम्हारा ओपिनियन क्या है, जो क्रिएटर्स बिजनेस ओनर बन रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मुझे लगता है ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्रिएटर एक अलग ही तरीके की ज़िंदगी जीता है, उसका माइंडसेट अलग ही होता है, बट एक बिजनेस ओनर का माइंडसेट एकदम अलग होता है। तो इट्स वेरी अपोजिट। और बिजनेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, यहाँ पे आपको बहुत क्रिएटिविटी और खुलापन चाहिए, और ये बहुत पैक्ड टाइप की चीज़ें होती है। तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की ज़रूरत होती है मुझे लगता है दोनों चीज़ें अच्छे से करने के लिए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? यार अब आप खुद देखो कि बिजनेसेस कैसे चेंज हुए हैं। पहले लोग प्रोडक्ट बनाते थे कि भाई मेरी ये वॉच है, ठीक है, और अब मेरे को इसको मार्केट करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, एड्स चलाते थे, पोस्टर्स लगवाते थे वगैरह। अब बिजनेस पूरा उल्टा हो गया है। अब पहले लोग अपनी प्रमोशन कर लेते, जैसे टेक बर्नर की बात करें, उनने पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बना लिया है, अब वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनकी ऑडियंस के लिए बेस्ट रहेगा। तो पूरा अगर देखें तो बिजनेस का मॉडल ही चेंज हो गया है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे लोग और फिर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अपने सर्विस निकाल रहे हैं। कितना जीनियस और कितना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है यार। मेरे हिसाब से देखो, बिजनेस का फर्स्ट, अगर आपको आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज़ मार्केट रिसर्च ही होती है। आप मार्केट रिसर्च करते हो, क्या ऑडियंस है, कितनी बड़ी आपकी मार्केट है, राइट, क्या प्रोडक्ट चलेगा क्या नहीं। और जब आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो मार्केट रिसर्च वाला जो बहुत मेजर पार्ट है वही हट जाता है, क्योंकि आपको पता है आपकी ऑडियंस क्या है। इनफैक्ट काफ़ी टाइम तो ऑडियंस ही मांग लेती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, राइट। तो आपका वो पूरा मार्केट रिसर्च की चीज़ और डिमांड सप्लाई आपको दिख जाती है, कितनी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहले एक क्रिएटर बन जाओ उसके बाद। और मैं तो कहूँगा अगर आप क्रिएटर के साथ साथ किसी बिजनेसमैन के साथ टाई अप कर सकते हो ना, तो उससे तो बेटर कुछ है ही नहीं।
आप मार्केटिंग साइड देखो और बैक एंड में आप कोई और आपका बिजनेस देख सकते हैं। जैसे अगर मैं टेक बर्नर की बात करूँ तो वो मार्केटिंग साइड देख रहा है, और एक नील गोगिया करके बंदा है, उसका ऑलरेडी एक बिजनेस है एस्टैब्लिश, तो वो बाकी बैक एंड की चीज़ें देख रहा है। इनफैक्ट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो लोगन पॉल है, उसकी प्राइम जो ड्रिंक है वो भाई नेक्स्ट लेवल चल रही है। हाँ, अभी लोग क्या मार्केटिंग कर रहे हैं क्या उसकी। मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लोगन पॉल और KSI एक और बंदा है, हाँ, कैसा है, हाँ। राइट, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, बट उसका जो बैक एंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शायद कोई बहुत बड़ा, कोई मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत बड़ी कंपनी है जो उनको बैक कर रही है इस चीज़ के लिए। ओके, ओके, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि मैंने भी बोला ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है, बहुत अलग स्किल है। और मैंने ये बहुत बड़ी दिक्कत खुद से की, मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया, फिर मैं बिजनेस ओनर बनने की कोशिश किया, जिसके जैसे बहुत चैलेंजिंग लगा मुझे ये ट्रांजिशन, बिजनेस के बारे में सीखना, धंधा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। खैर, गिरते पड़ते हमने काइंड ऑफ समझ लिया हूँ, अभी थोड़ा अभी भी सीख ही रहे, वैसे तो अभी भी हर चीज़ सीख ही रहे हम, बट अभी समझ में आ गया कि यार एक बंदा अगर कोई और भी रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा है ना, तो उसको ज़्यादा फोकस उसी पे करना चाहिए। और जैसे तुमने बोला, एक पार्टनर ले लो, किसी और को ले लो जिसको बिजनेस का सेंस ज़्यादा है, और पार्टनरशिप कर लो। आई थिंक दोनों मिल के बहुत अच्छा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यार बिजनेस में भी बहुत काम होता है, और अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें संभाल रहे हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। राइट, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप लोग के लिए हो सकता है, चूज़ वन। चूज वन। स्टार्ट करने के लिए तो आई थिंक चूज वन, दोनों एक साथ करने की तो कोशिश करना भी मत, क्योंकि आपको पूरा दिमाग खराब कर देगा वो, और आप दोनों खराब कर दोगे, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। खैर, मेरे पास टीम है फिर भी। अब केस स्टडीज़ की बात करते, तुम केस स्टडीज़ कई सारी चीज़ें बनाते रहते हो। राज शमानी के ऊपर भी बनाए थे तुमने, हाउस ऑफ एक्स के ऊपर वीडियो बनाए थे। हाँ, तो यार राज शमानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उनका बैकग्राउंड भी है बिजनेस में। उनके पापा की बहुत बड़ी कंपनी है, कोई जादूगर करके कोई डिटर्जेंट है, तो आई थिंक दैट्स, अब एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, लेकिन 100 करोड़ से तो काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो ऑलरेडी वो बिजनेस बैकग्राउंड से ही आते हैं, और उनका भी देखो तो उन्होंने कितने स्मार्टली पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बनाया, ठीक है। उसके बाद अब वो बाकी क्रिएटर्स को हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस में। तो एक हाउस ऑफ एक्स करके उनका ब्रांड है, तो जो किंग है, जो रैपर है इतने बड़े, तो उनके लिए उन्होंने परफ्यूम्स निकाले हैं। तो परफ्यूम्स वो बैक एंड देख रहे हैं राज शमानी, पूरा परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, क्या होगा, और जो मार्केटिंग कर रहा है वो किंग कर रहे हैं। ऐसे एक और शेफ़ है, उनके साथ उन्होंने मिक्सी वगैरह निकाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो भी कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरा ब्रांड ही बना दिया यार। आप खुद सोचो कि क्रिएटर इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है कि इसके लिए एक प्रॉपर कंपनी है, कि कोई बंदा प्रोडक्ट बनाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, और मार्केट डिफरेंट लोगों से करवाएगा, डिफरेंट क्रिएटर से करवाएगा। राइट, इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। लेट्स सी कैसे जाता है ये। आई थिंक मैंने भी रिसेंटली राज भाई से मेरी बात हुई थी, हम एक इवेंट पे मिले थे, तो उन्होंने तो बोला था हाँ अच्छा चल रहा है सब, टचवुड। राइट, देखते हैं और ये कितना ग्रो, कितना बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्वेश्चन ये है कि कितना बड़ा हो सकता है, और कितने हम क्रिएटर्स लोग जो आ रहे हैं बिजनेस में, वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेक बर्नर की भी बात करी, उन्होंने भी कई सारे बिजनेस कर रहे हैं। Right. बट तुमको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम बन सकते हैं क्रिएटर्स जो बिजनेस बड़ा कर रहे हैं? यार मतलब देखो, मेरा मानना है कि जो चीज़ वेस्ट में चलती है वो इंडिया में आई जाती है, हाँ, ठीक है। अब वेस्ट में, और वो बहुत ही मेच्योर उनकी मार्केट है, तो अब अगर हम वेस्ट में भी देखें तो कुछ ब्रांड्स है जो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं। प्राइम का हमने बात की, तो प्राइम अब $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है, राइट। हाँ, तो काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, बहुत ही 2-3 सालों में। मतलब पूरे आर्सेनल वगैरह इन सबको स्पॉन्सर कर रही है यार, वो UFC को स्पॉन्सर कर रही है, वो WWE को कर रही है, इतने बड़े इवेंट्स को। और गेटेरॉयट उनका कॉम्पिटिटर था, और मतलब उस लेवल तक तो नहीं पहुंची, बट बहुत जल्द पहुंच जाएगी, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम है। गेटेरॉयट शायद 10-15 साल पुरानी कंपनी है, और प्राइम शायद 3-4 साल पुरानी है। तो मेरे को लगता है जो चीज़ वेस्ट में हो रही है इंडिया में भी आएगी, और दिख भी रही है यार हमें। जैसे टेक बर्नर की हमने बात की, रणवीर अलाहाबादिया है, उन्होंने भी 2-3 कंपनी स्टार्ट करी है अपनी। और अंकुर वारिको की बात करें तो उन्होंने पूरा वेब वेदा उनका बिजनेस है, पूरा कोर्सेज का है, तो 25-30-50 करोड़ तो कर ही चुके हैं। तो आई थिंक मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि क्रिएटर लेड बिजनेसेस फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेंगे, और ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। राइट, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। मैंने ना अपने बिजनेस में इतनी सारी गलतियाँ करी। हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, मैं और मेरा पार्टनर जो भी है, हमें मतलब बिजनेस का इतना सेंस है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट स्टिल हम लोग अच्छा कर लिए। हमने पहला प्रोडक्ट भी बनाया, वो भी हम लोग हमेशा प्रॉफिटेबल ही थे, ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ, काफ़ी गलतियों करने के बाद भी, एंड ऑल बिकॉज
मेरे पास एक मार्केटिंग का एक अच्छा चैनल था, सीकेन था, जीशान शेख चैनल है। ये चैनल्स है ना, बहुत संभाल लिया मैं और ट्रस्ट में ये चैनल्स नहीं होते तो शायद हम लोग कभी बिजनेस कर ही नहीं पाते, इतना टिक ही नहीं पाते, इतना सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत अनफेयर एडवांटेज हो जाता है क्रिएटर्स के पास, ये यार डिस्ट्रीब्यूशन मैं होना, ये अपना सारी खुद का चीज़ें। पर्सनल एक्सपीरियंस भी बनाऊं तो जैसे मैंने बताया रिसेंटली मैंने एनालिस्ट क्लब स्टार्ट किया है। हाँ। ठीक है, तो वो डिमांड देखते ही किया है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कोई कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, एडटेक कंपनी स्टार्ट करूंगा। वो मैं बिजनेस केस स्टडीज बना रहा था बाकी लोगों की, तो लोगों ने कहा कि भाई आप क्या करते हो, अपनी जॉब के बारे में बताओ। तो मैंने फिर बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, कंसल्टिंग फर्म्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर लोगों की डिमांड आने लग गई कि भाई हमें और थोड़ी पर्सनल गाइडेंस दो। अब एक बंदे को पर्सनल गाइडेंस दे, हालांकि मैं दे रहा था, काफ़ी लोगों की हेल्प भी हुई, बट हर एक बंदे को इंडिविजुअल टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने एक प्रॉपर बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी बना दी, analystclub.in करके है, और उसमें बहुत हेल्प हो रही है यार। मैंने सैटरडे को ये लाइव Q&A किया था, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऑलरेडी हमें काफ़ी कंपनी से रिस्पॉन्सेज आने लग गए आपका रेज्यूमे टेम्पलेट वगैरह यूज़ करके, आपने जो चीज़ें बताई है। तो यार इट्स विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, जो आपकी ऑडियंस है उनका भी भला हो रहा है और क्रिएटर्स का भी भला हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। आई थिंक मैंने ये कंटेंट इंक में ना ये चीज़ पढ़ी थी कि कंटेंट क्रिएटर्स जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो लोग क्या होता है, एक टाइम बाद ना एटलीस्ट फाउंडर्स और ये लोग का ना एक अपनी ऑडियंस से, उनके कस्टमर से टच टूट जाता है, एक टाइम पे टूट जाता है, वो समझ नहीं पाते कस्टमर्स को। क्रिएटर्स की अच्छी बात रहती है कि हम लोग ऑलवेज टच रहते हैं, काइंड ऑफ, हमें हमेशा कमेंट आते रहते हैं, लाइक्स आते रहते हैं, मतलब हाँ, वी आर वेरी क्लोज टू द ऑडियंस। तो हम उनको एक अलग लेवल पे ही अपनी ऑडियंस को समझ पाते हैं, जो कई बार बड़ी कंपनीज में नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग अलग हो जाते हैं, वो लोग पूरा सिस्टम एंड प्रोसेस बना के अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन हम क्रिएटर्स एक अलग लेवल पे ही कनेक्शन रहता है, तो वो अलग लेवल ऑफ कनेक्शन, वो बोलते हैं ना, एक बिजनेस उतना अच्छा बन सकता है जितना अच्छा आपसे आप अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को समझते हो, कि वो क्या है, वो कौन है, उनके मतलब डेमोग्राफिक्स है, जितना भी डेटा है, वो सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है बेसिकली। और इसी वजह से उन लोग जब बिजनेस क्रिएट करते हैं तो एक अलग लेवल का उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ पाता है। अब जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो मोस्टली उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? जो प्रमोशंस करते हैं बाकी ब्रांड की, ठीक है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी लोग ना अब यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, इस चीज़ पर ब्रांड ज़्यादा पैसे डाल रही है, ठीक है। क्योंकि टीवीज़ में क्या होता था, पहले पोस्टर या टीवी लगाते थे, उनने प्रमोशन कर दी, बट उनको एनालिटिक्स नहीं मिलते थे कि किसने कितनी देखी, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। आपने पोस्टर लगा दिया, उससे लोगों ने तो देख लिया, रीच तो आपको मिल गई, बट कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है, वो पता ही नहीं चलता था। बट अब जब हम यूट्यूबर्स प्रमोट करते किसी और ब्रांड को, तो कमेंट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख देता है, क्या इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, फिर इसके अच्छे नहीं है, ये बेकार है, राइट। तो जैसे आदिवासी का भी अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये फेक है, शायद हाँ। इतना सही नहीं है ये। तो वो उनको भी फीडबैक मिल रहे होंगे, शायद वो इम्प्रूव कर ले उस चीज़ पर। राइट, तो ये एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने पूरी गेम ही चेंज कर दिया है, ब्रांड्स के लिए भी, क्रिएटर्स के लिए भी। राइट, मेक सेंस। अच्छा, अभी वापस से एक काम करते हैं, स्टडीज़, केस स्टडीज़ पे जाते हैं। हमने फिजिक्स वाला जी के बारे में तो बात करी थी, राइट। उनके बारे में तुमने बताया। अमन दत्तरवाल के ऊपर भी आपने केस स्टडी बनाया है, कुछ ऐसा किया है? हाँ, उन्होंने क्या तो किया, उनका क्या बिजनेस में जो उन्होंने स्विच किया, हाउ इज़ दैट डूइंग, एंड क्या उससे सीखने वाला लेसन लेना चाहिए हमें अमन दत्तरवाल से? तो अमन दत्तरवाल सर जो है मेरे ही कॉलेज के हैं, एक अच्छा। साल सीनियर है। अच्छा। ठीक है, तो हाँ, इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट हुआ था मेरे को कि मतलब एक साल पहले वो ग्रेजुएट हो गए थे। तो उस टाइम पे जब फिजिक्स वाले ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तभी अमन दत्तरवाल ने अपनी कक्षा करके स्टार्ट किया था। तो उस पे मैंने केस स्टडी बनाई थी कि अपनी कक्षा का क्या रेवेन्यू मॉडल है, पूरा डिकोड वगैरह किया था। जैसे ठीक। क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। यार मतलब वो 11th-12th के लिए वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिखा रहे हैं, और एज अ यूट्यूबर ही स्टार्ट किया था उन्होंने। नॉर्मली चीज़ें सिखा रहे थे, फिजिक्स वगैरह पढ़ा रहे थे, और अब उन्होंने पूरी कंपनी स्टार्ट कर दी थी, पूरा ऑफिस ले लिया था, बहुत सारे लोगों के साथ वो काम कर रहे थे। तो वो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई थी, और अब उन्होंने अपना कॉलेज शुरू कर दिया। अपना कॉलेज में क्या है, वो कोडिंग सिखा रहे हैं। तो श्रद्धा करके एक और है, श्रद्धा दीदी बोलते हैं, वो भी मेरे कॉलेज की है, जूनियर। तो उन दोनों ने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशन लेके आए हैं फिजिक्स वाला अमन दत्तरवाल एजुकेशन में। जो चीज़ आप पहले 3-4 लाख रुपए दे रहे थे, अब वो आपको 5,000 रुपये मिल रही है। अच्छा। तो ये काफ़ी सही किया उन्होंने। ओके, तो बेसिकली कोर्सेज है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन के जो कोर्सेज होते थे उसी को उन्होंने ऑनलाइन लेके आ गए, राइट, राइट। और वो चीपर रेट्स में लेके आ गया। चीपर रेट्स मिलेगा, और आप मतलब अब काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि यार ये इतने चीप कैसे दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। बहुत लोगों को ये होता है कि इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं भाई, शायद क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप स्केल देखो ना, जिस स्केल पर वो करते हैं, अगर वो 5,000 का कोर्स बेच रहे हैं, और उसमें से अगर 1,000 लोग भी खरीद लेते हैं, तो कितने ज़्यादा पैसे हो गए। और 1,000 से तो मैंने कम ही बोला है, मतलब ज़्यादा ही खरीदते, 10,000, 20,000, क्योंकि उनकी ऑडियंस इतनी बड़ी है। तो उनको फिर जो अमाउंट होता है बहुत बड़ा आ जाता है, तो बिजनेस चलाने के लिए वो भी काफ़ी हेल्प करता है उनको। बट स्टिल एक ऑनलाइन कोर्सेज को लेके ना एक नेगेटिविटी भी है बहुत मार्केट में। तुमने भी आई थिंक वीडियो बनाया ऑनलाइन राइट। कोर्सेज से रिलेटेड।
ट्रेडिशनली जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, अब तुमने भी बताया कि हमने लाखों रुपए स्पेंड किए, अपने को क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं मिला। बट वहीं पे अगर ऑनलाइन कुछ फ्यू थाउजेंड के भी कोर्सेज मिलते हैं तो उस पर भी लोग कई नेगेटिव हो जाता है कि ये क्या बेच रहा है, गलत बेच रहा होगा। कोर्सेज बेसिकली क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज है। आज दुनिया में बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, आप गूगल करके सब चीज़ देख सकते हो, लेकिन कोर्स में क्या करते हैं? जिसका एक्सपीरियंस होता है वो अपना एक्सपीरियंस के बेसिस में एक स्ट्रक्चर बना देता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ करना होगा, तो इट्स ईजियर टू एग्जीक्यूट। और उसी फॉर्म में लोग कोर्स बनाते हैं। अब कुछ लोग खराब कोर्स बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं। मुझे लगता है वो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है, वो लोगों की नीयत पे डिपेंड करता है कि लोग कितना सर्व करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या कोर्सेज से रिलेटेड अगेन थोड़ा सा बात करें तो? या जैसे आपने बोला कि कोर्सेज का जो देखा जाए तो रिटर्न भी बहुत बढ़िया होता है, इतने लोग खरीदते हैं तो पैसा भी भर के आता है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल कोई बंदे को देखना चाहिए कि कोर्स में है क्या एग्जैक्टली और कितनी वैल्यू का है, कितना ऑथेंटिक है, ये भी देख सकते ऑथेंटिक हैं, कितना है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी वायरल भी गई थी, 5 लाख प्लस व्यूज़ थे उस पर। तो मैंने डार्क साइड ऑफ कोर्सेज ही बताया था। बहुत लोग हैं जो कुछ भी कह के कोर्स बेच रहे हैं कि आप मेरा रोड मैप फॉलो कर लो, 2 महीने में मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। अच्छा। राइट। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ दुबई में, और क्या कहते हैं काफ़ी अमीर भी हूँ मैं, सब कुछ चल रहा है, पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है मेरा, मैं तो यहाँ पे दुबई में एंजॉय कर रहा हूँ, मलेशिया में घूम रहा हूँ। उसमें मेरा पॉइंट यही था कि भाई अंबानी जो है इतने रिच है, वो आज भी काम कर रहे हैं और ये लोग एंजॉय करते हुए बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस बहुत लोगों को लगता है हंसते खेलते हो जाएगा, मज़े करते करते, बट बिजनेस में भाई जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारी रातें काली करनी पड़ती है, तो इतना आसान नहीं है। तो मेरा कोर्सेज को लेके यही है कि आप देखो भाई कौन कोर्स बेच रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है। कुछ लोग ट्रेंड के हिसाब से भी कोर्स बना देते हैं। अभी एआई ट्रेंड में आया था तो उनका कुछ बैकग्राउंड नहीं है बट एआई पे कोर्सेज बना रहे हैं। स्टॉक्स ट्रेंड में आया था, बैकग्राउंड है नहीं, कुछ स्टॉक्स पे कोर्सेज बना रहे हैं। तो आप उनका बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड क्या है, फिर देखो कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने का वो कोर्स है। राइट। आई थिंक मिस सेलिंग हो जाती है। जैसे मैं इसके ऊपर मेरा भी ओपिनियन है, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कम काम करके भी बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन आप टॉप 1 और टॉप 5% में नहीं आ सकते हो। जैसे कि अभी अंबानी जी का आपने एग्जांपल दिया ना, वो लोग अलग लेवल पे खेल रहे हैं, वो लोग बहुत खतरनाक, और वो कितने काम कर रहे होंगे, उनके कितने सारे बिजनेसेस है। तो बट अगर मुझे ऐसा लगता है ना, अगर छोटे लेवल पे कोई बिजनेस हो रहा है उसको ऑटोमेशन किया जा सकता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, सीकेन चैनल पे एक टाइम ऐसा गया था ना, मैंने इतना डेलीगेट कर दिया था ना चीज़ें कि मुझे हफ्ते में सिर्फ 1-2 घंटा लगता था, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड करने वाली चीज़ें रहती थी, थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करता था, दैट्स इट, और हफ्ते में मेरा वीडियो जा रहा है और उससे मेरे को मंथली इनकम आ रही है। तो मुझे लगता है ये चीज़ पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम ये होती है जब लोग बहुत ज़्यादा फेक प्रोमिसेस करने लग जाते हैं कि ये चीज़ आप 2 महीने में कर सकते हो। आई थिंक वही मेरा पॉइंट था कि ऑटोमेशन ये नहीं कि आप पहले 1-2 महीने से इंजॉय करना शुरू कर दोगे बिजनेस हंसते किया। आपने भी जैसे स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर कि स्टार्टिंग में आपने भी बहुत मेहनत की होगी, स्टार्टिंग से खुद कर रहा होगा, पूरा बेस सेटअप किया होगा। राइट। एग्जैक्टली। थिंग्स आर नॉट ईजी इन द स्टार्ट, राइट, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग अलोन ऐसा। एग्जैक्टली। बट जो कुछ लोग हैं वो स्टार्टिंग से यही सेल कर रहे हैं कि आप इंजॉय करते करते करोगे। आई थिंक दैट्स रॉन्ग। तो मेरा हमेशा फोकस रहा है कि स्किल बेस्ड अगर कोई कोर्स है तो आप लो यार। कोडिंग के कोर्स है, आपके एनालिस्ट के कोर्स है, या फिर आपके कोई पढ़ाई के कोर्सेज है, आप को करिकुलम मतलब उसका करिकुलम देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप लो। राइट। ओवर प्राइस और बेकार कोर्सेज मत लो जो आपको अमीर बना रहे 2 हफ्ते में। राइट। वही गेट रिच क्विक स्कीम, ये हमेशा से चलती आई है, बहुत टाइम से चलती है कि आप जल्दी अमीर कैसे बन सकते हो। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट आई थिंक जल्दी अमीर बनना एक सही माइंडसेट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैक्सिमम लोग का माइंडसेट ऐसा रहता है। मैक्सिमम लोग को चाहिए कि भाई 2 महीने में मुझे अमीर बना दो। अगर किसी को हम बोलेंगे ना तुमको 2 साल लगेंगे अमीर बनने में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार लोग नहीं, कुछ नहीं करा, फिर लोग कुछ भी नहीं करता। ये भी एक पर्सपेक्टिव मुझे लगता है। तुमको क्या लगता है? जैसे मैं पर्सनली बोलूँ ना, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्रिएशन में जो स्किल लगती है वो कंटेंट राइटिंग लगती है, और सेकंड इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वीडियो एडिटिंग हो सकती है। तो तुम क्या बोलते हो, इनमें से तुमको कंटेंट क्रिएशन, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कौन सी स्किल्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? यार आई थिंक हर चीज़ का बेस स्क्रिप्टिंग ही होता है। आपकी स्क्रिप्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, रिसर्च आपकी, या फिर आप देखो यूट्यूब का क्या सीन है, रिटेंशन रेट ज़्यादा होना चाहिए। और रिटेंशन रेट कब आएगा? जब आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होगी, आप ढंग से बता पा रहे हो चीज़ों को, आप लोगों को रिटेन कर पा रहे हो। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो यही है, स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है। फिर आई थिंक रिकॉर्डिंग भी, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको लिख के दे दूँ बहुत अच्छा लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो ढंग से, राइट, तो वहाँ पर भी लोग छोड़ के चले जाएंगे। आई थिंक वो सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड आपकी एडिटिंग है, क्योंकि एडिटिंग भी बहुत, जैसे मैं भी पहले एडिटिंग करवा रहा था जो वो काफ़ी बेसिक लेवल की करवा रहा था, तो मेरे को इतना अच्छा रिटेंशन रेट नहीं मिल रहा था। बट अभी मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया अपने यूट्यूब वीडियोज़ में, तो अब रिटेंशन रेट बहुत नेक्स्ट लेवल आ रहा है। पहले जहाँ पे 20-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, अब सिर्फ एडिटिंग चेंज करके 1 लाख से प्लस व्यूज़ आ रहे हैं।
तो एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिटर्स भाई क्या अंधा पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। एडिटर्स की जितनी नीड है उतनी सप्लाई है नहीं, और जो है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत पैसे मिल रहे हैं। मेरे को लगता है इन जनरल जो क्रिएटर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, चाहे फिर कंटेंट राइटर हो, थंबनेल वाला हो, या जो भी है। क्योंकि क्या हो रहा है देखो, तुम भी रियलाइज करो, अब जितने भी बिजनेस ओनर्स भी है वो लोग भी रियलाइज करें कि कंटेंट जरूरी है। बड़े बड़े जिसका ऑलरेडी बिजनेस है तो अब वो लोग भी हायरिंग चालू कर रहे हैं ना, कंटेंट राइटर्स चाहिए उनको भी वीडियो एडिटर्स चाहिए, क्योंकि उनको खुद का भी कंटेंट बनाना चालू करना है धीरे धीरे सही। लेकिन अब बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को भी रियलाइज हो रहा है कि यार अपना कंटेंट होना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बिजनेस ओनर हो देख रहा है वीडियो, आप लोग की कंटेंट टीम होनी चाहिए। भले से उसमें एक बंदा रहे जो आपका कंटेंट बना रहा है, लेकिन आपका खुद से भी कंटेंट बनता रहना चाहिए। अभी तक लोग बिजनेस वाले इसी लेवल पे ज़्यादातर आ पाए हैं कि अभी वो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे है कि दूसरे इन्फ्लुएंसर से करा लेंगे मार्केटिंग। बट मुझे लगता है ना आने वाले टाइम में ये स्विच होगा और होना भी चाहिए कि अब हमारा कंटेंट भी है, हमारा भी एक पेज है, हमारे पेज पे भी ऑर्गेनिकली कंटेंट जाता है। और ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये वर्ड मुझे लगता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं फोकस कर भी रहा हूँ। मैं हेल्प भी करता हूँ बिजनेस ओनर्स की। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का आपका एक खुद की टीम होनी चाहिए, उसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आई थिंक यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज कर रही है। इनफैक्ट बहुत लोग तो क्रिएटर्स हायर कर रहे हैं जो लोग वीडियोस बना सके। बहुत सारी ब्रांड्स और बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आई थिंक बहुत अच्छा है यार, मतलब आपकी मार्केटिंग हो रही है, और जो स्पेंड आप एक ऐड पर लगाते हो आज, गूगल ऐड पर, फेसबुक ऐड पर, वो बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है उसका रिटर्न भी अच्छा ना हो। और उसको हम कंपेयर करें किसी और क्रिएटर से, जैसे अगर आपके थ्रू कोई ब्रांड प्रमोट करवा रहा है, या फिर खुद का भी उन्होंने क्रिएटर रखा हो, क्योंकि बहुत लोग खुद ऑर्गेनिकली भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो जोमेटो है। जोमेटो क्या कंटेंट बनाता है, क्या मार्केटिंग होती है, किसी अच्छी रील पर हमेशा उनका कमेंट मिलता है उनसे जो रिलेटेड होती है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटर्स के लिए भी, और इन जनरल ब्रांड्स के लिए भी। ब्रांड्स भी बहुत ऑर्गेनिकली कर रहे हैं अब। आई थिंक ये सब चीज़ में ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है रेडबुल का भी। रेडबुल वाले भी बहुत टाइम से कर रहे हैं। वो लोग भी नोटिस करो कि बहुत ज़्यादा ना ऐसा नहीं करते वो लोग सिर्फ ये ड्रिंक पीते रहो। वो लोग कंटेंट बहुत बनाते रहते हैं कि अभी जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, वो लोग रेसेस कराते हैं। हाँ, जिसमें आड़ी टेढ़ी कोई सी भी कार्स होगी, कुछ भी देखा होगा, उसमें वो लोग गिरते पड़ते रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? कंटेंट ही बना रहे हैं। कंटेंट बना और इनडायरेक्टली रेडबुल का मार्केटिंग होते रहती है। वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ, गोप्रो वाले ने भी बहुत अच्छा किया था। आई थिंक गोप्रो का भी कुछ तो खराब हो गया सीन, बट गोप्रो वाले ने भी बहुत ज़्यादा कंटेंट का यूज़ किया, और उनका तो एकदम अलाइन हो भी रहा था क्योंकि उनका कैमरा ही था। तो वो लोग कंटेंट के थ्रू अपने कैमरा के बारे में हमेशा बताता रहता था। यार इन जनरल जो भी आप ब्रांड्स देखोगे बहुत बड़े, दे डोंट सेल प्रोडक्ट्स, दे सेल स्टोरीज। ठीक है, आप नाइकी का भी देख लो। नाइकी हमेशा कहते हैं कि एक टैगलाइन है ना उनकी, जस्ट डू इट, जो उनकी टैगलाइन है, राइट। कभी भी वो नहीं बोलेगा कि हमारे शूज़ ले लो, राइट, हमारा कोई और प्रोडक्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, बट वो हमेशा एक एथलीट को दिखाते हैं, उनकी जर्नी को दिखाते हैं, एंड बस लास्ट में मेंशन कर देते हैं नाइकी। तो इनफैक्ट जो भी आप ब्रांड्स देखोगे बड़े, कोई भी अपने प्रोडक्ट्स इतनी, जैसे आपने रेडबुल का भी एग्जांपल दिया, अपने प्रोडक्ट्स वो इतना फोर्सफुली नहीं दिखाते, वो स्टोरी बताते हैं, एडवेंचर थ्रिल बेचते हैं, राइट। मतलब हर कोई एक ब्रांड है ना, कोई एक इमोशन पकड़ के खेलने की कोशिश करता है। जैसे कि मैकडोनल्ड वो हैप्पीनेस बेचता है ना। और रेडबुल का भी गिव्स यू विंग्स। हाँ, एडवेंचरस थ्रिलिंग, रेडबुल एक थ्रिल बेच रहा है वो। कुछ भाई लोग मैं मोटिवेशन मतलब रेडबुल का इतनी अच्छी मार्केटिंग है कि मेरे को सही बताऊं जेन्युइनली रेडबुल का टेस्ट इतना पसंद नहीं है, ठीक है। बट मैं पता है कब पीनी शुरू की रेडबुल, जब मैं अगले दिन एग्जाम होता है तो रात को बस उस फील के लिए, ठीक है, हाँ, कि भाई पी रहा हूँ मैं, रेडबुल पी रहा हूँ और कल एग्जाम है उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और जो इमोशन वो करते हैं क्रिएट, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड्स के लिए। राइट। आई थिंक ये वाला एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। जो सबसे पहले ये हुआ था ना, ये आई थिंक मालब्रो की मार्केटिंग में हुआ था। मालब्रो से पहले है ना, सारी चीज़ें जो बिकती थी ना, उन लोग सब ज़्यादा डेटा शेयर करते थे। जैसे सिगरेट भी बिकती थी तो कैसे बिकती थी उन्हें पहले, कि हमारे सिगरेट पीने से आपके मरने के चांसेस कम होंगे, इतने परसेंट स्टैटिस्टिक्स और डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे सिगरेट पीने से आप इतना कम मरोगे। ये टाइप की मार्केटिंग पहले चलती थी। बट फिर मालब्रो आया, द मालब्रो मैन करके। तो उन्होंने ना ये सब स्टैटिस्टिक्स बताने के बजाय दिखाया एक कूल माचो सा मैन, काउबॉय, टोपी पहना हुआ, घोड़ा चला रहा है, एकदम खतरनाक लाइफस्टाइल जी रहा है, एकदम हीरो जैसी लाइफ जी रहा है, और साथ में वो मालब्रो पीता है। तो अब लोगों ने वैसे एसोसिएट करना चालू किया, और उसकी वजह से मालब्रो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और उसके बाद से ही फिर ये वाली मार्केटिंग बहुत चालू होने लग गई कि लोग इमोशंस को ज़्यादा टारगेट करने लगे कंपेयर टू आप बोल सकते हो डेटा, लॉजिकल माइंड। इनफैक्ट इंडिया में भी देखे यार बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, जोमेटो तो कर ही रहा है, उसके अलावा बोट भी बहुत कर रहा है। अगर आप बोट की भी ऐड देखोगे तो उसमें ये नहीं बताते हमारी वॉच में ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, और 3-4 फंक्शन बताते हैं मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत स्टाइलिश दिखाते हैं अपने आप को। अगर आप बोट की कोई भी ऐड देखोगे तो काफ़ी स्टाइलिश सा दिखाएंगे, कोई बंदा ऐसे हार्दिक पांड्या एकदम सज धज के जा रहा है, लास्ट में उसने वॉच पहन ली।
तो वो इतनी स्पेसिफिकेशन उसकी टेक्नैलिटी में इतना ज़्यादा नहीं जाते जितना वो वाइब में जाते हैं। आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा वो भी है, मतलब रीज़न मुझे सब भी क्लिक हो रहा है कि बिकॉज आप जितना लॉजिकल रीज़न दे के लोगों को बेचने की कोशिश करोगे ना, उतना लोग लॉजिकली सोचेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी वॉच 10% सस्ती है, अब लोग है ना अपने लॉजिक ब्रेन लगाना चालू करेंगे, नहीं नहीं इससे सस्ता तो ये भी है, इससे सस्ता भी। लेकिन जब आप इमोशन लगाते हो तो लोग इतना वो नहीं करते हैं। इमोशंस तो बोलते हैं ना लोग, वी आर मोर ऑफ अ इमोशनल क्रिएचर। अगर हमें इमोशनल आप थोड़ा इमोशन राइज कर दो तो हमारा लॉजिकल ब्रेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब लोग इमोशन बेचते हैं तो वो लॉजिकल ब्रेन को थोड़ा कम ही कर देते होंगे, जिससे और अच्छा हो जाता है उनके ब्रांड की चीज़ें बेचने के लिए। हाँ यार, और इन जनरल लोगों को ना, जैसे मेरे वॉच इतना आइडिया नहीं है राइट, क्या फ्रेम रेट है क्या है, और मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मेरे को है भाई अच्छी दिख रही है, सही टाइम बता रही है, एक दो फंक्शंस अच्छे हैं, उतना चलता है। और मेजॉरिटी लोगों को वही चाहिए, किसी को नहीं जानना इसका फ्रेम रेट क्या है, ये कितना क्या है। एग्जैक्टली राइट, इसलिए उस चीज़ पर भी ब्रांड्स काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं। राइट, मेक सेंस। एक टाइम था जब बोला जाता था गेम खेलोगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ यार, गेमर्स जो अच्छे लेवल पे पहुँच रहे हैं वो लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंटेंट उन लोग का चल रहा है। लाइक अभी हम रिसेंटली देख भी रहे थे लैपटॉप में, जो सबसे पहला ऑल के साइड में जो चीज़ थी ना, वो गेमिंग का सेक्शन था। उसके बाद बाकी सारा था, म्यूज़िक, पॉडकास्ट, ये सब सेक्शन। मतलब गेमिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आजकल गेमिंग से रिलेटेड कितना कंटेंट चल रहा है। ट्रेंडिंग सेक्शन में भी देखेंगे तो 5-6 वीडियो तो गेमिंग से रिलेटेड रहते ही है। तो तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, कैसा ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है? यार गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर आप देखोगे तो गेमिंग इज़ बिगर देन म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड। मतलब जितना म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट का है उसको कंबाइन करोगे उससे भी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है। और मतलब जब एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो अंधा पैसा भी है। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारे गेमर्स को बुलाया था पार्लियामेंट वगैरह में और प्रॉपर मीटिंग की थी राइट, क्योंकि गेमिंग का क्या सीन है कि बहुत इंटरेस्टिंग है और हर चीज़ को गेमिफाई कर रहे हैं आजकल लोग। अगर आप फाइनेंस में भी जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप है जो उस चीज़ को भी गेमिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो ह्यूमन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है गेम्स को राइट। लेवल्स है और बहुत एंगेजिंग होता है, तो इसकी वजह से गेम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और जितने भी क्रिएटर्स हैं गेमिंग के भाई, वो अंधा पैसे कमा रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उनको मिल रहे हैं। किसी एक के ऊपर तुमने कुछ केस स्टडी करी है, कोई ऐसी बात जो अच्छा चल रही है आज के यार time में? मतलब आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट गेमर अभी जो है वो टोटल गेमिंग है इंडिया के अंदर। ठीक है, उनके शायद कैरी मिनाटी के अराउंड ही सब्सक्राइबर्स है, 43 मिलियन पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। राइट। तो और बहुत यंग बंदा है यार वो, मेरे को एग्जैक्टली एज तो नहीं पता बट शायद 21-22 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसको कितनी बड़ी कंपनीज वो कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, इंटेल वगैरह कर रही है राइट। जो प्रॉपर, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो बहुत सारे जो मार्केटिंग हो रही है फ़ोन्स की, वो भी ये होता है कि इसमें गेम्स अच्छे से चल जाएंगे राइट। तो उसकी वजह से उनको स्पॉन्सरशिप भी बहुत मिल रही है। समझ रहा हूँ, राइट, मेक सेंस। हाँ, मैंने भी जब तुमसे ही मुझे मालूम पड़ा था तब मैं काफ़ी शॉक हुआ जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कैरी मिनाटी के 43.1 या 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और इस बंदे के टोटल गेमिंग के रियल नाम क्या है टोटल गेमिंग का? अज्जू भाई बोलते हैं। अज्जू भाई जो गेम टोटल गेमिंग अज्जू भाई है, उनका कंटेंट का 42 या 43.2 या 3, मतलब उससे ज़्यादा हो गया। और जब मैंने उसके बारे में जाके देखा भी तो कैरी मिनाटी जो है वो पिछले 9 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और ये अज्जू गेमिंग का जो है वो पिछले 5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो लास्ट वीडियो मैंने देखा। तो बहुत कम टाइम में बहुत खतरनाक ग्रोथ आया है इस चीज़ में, और अब लोग मतलब और बहुत सारा अटेंशन अभी भी मुझे लगता है आना बाकी है। और मेरे को ऐसा लगता है लोग ना गेमिंग को ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई ये तो बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि पहली जनरेशन का यही था कि गेम ही तो यार शूटिंग वूटिंग। बट मेरे को लगता है गेमिंग एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें भी एक्चुअल में स्किल्स चाहिए यार आपको। हर बंदा गेम्स भी नहीं खेल सकता। और प्रॉपर यार ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स करवाता है जहाँ पे आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं राइट। तो उसके लिए अलग अलग स्किल सेट, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक स्काउट गेमिंग करके भी है, तो उसकी भी वो भी काफ़ी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाता है। तो काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट भी करते हैं इस मार्केट को, बहुत बड़ी मार्केट है। आई थिंक गेम्स के पीछे ना बहुत पावरफुल साइकोलॉजी है, जिसे मैं फ्लो से, एक फ्लो है मिहाई चिक्सन की बुक है, मुझे लगता है वो फ्लो बहुत अच्छे से गेम में बैठता है। बेसिकली फ्लो कब आता है, हम कब है ना किसी चीज़ में घुस जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं कि हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता। गेमिंग कई बार है ना ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है, तुम देखना एक लेवल्स होता है। स्टार्टिंग थोड़ी ईजी रहती है, हम सिर्फ फेमिलियर हो रहे होते हैं गेम से, लेकिन धीरे धीरे चैलेंज बढ़ता रहता है, और वो चैलेंज को पार करना हमें बहुत पसंद आता है, और इसी चीज़ की वजह से हम फ्लो में घुस जाते हैं। इसीलिए ही कई बार देखना जो गेम, कई बार ऐसे गेम्स जो बहुत हार्ड है वो नहीं चलेंगे इतना, और ऑन द एंड अगर कोई गेम है जो बहुत ही ईजी है
वो भी नहीं चलेंगे। मैक्सिमम गेम, और ये गेम वाले लोग भी समझ ही गए, वो लोग उसको ऐसे फ्लो स्टेट में रखते हैं ना कि बहुत धीरे धीरे बंदा ट्रेन होगा और बहुत धीरे धीरे वो उसको चैलेंजिंग लगता जाएगा, तो वो एक फ्लो स्टेट में अचीव होता जाएगा उसके। जिससे ये जो गेमीफाई करने का तुमने भी बोला ना कॉन्सेप्ट, ये चीज़ कई सारे दूसरे लोग भी करते हैं और हमें भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं। अगर एटॉमिक हैबिट या कोई भी बुक की भी बात करें तो ये भी बताते हैं ना, आप डायरेक्टली है ना, अगर बहुत कम, जैसे हर दिन आपको 3 डिप्स मारना है, ऐसा गोल्स बनाओगे ना तो आप नहीं करोगे क्योंकि आप बोर हो जाओगे। अगर आप अपने लिए सोचोगे हर दिन मेरे को 100 या 150 करना है और आपकी करंट कैपेबिलिटी शायद 10-20 की है, तो भी आप नहीं कर पाओगे। बेटर है ना, गोल्स हमें भी ऐसे सेट करना चाहिए जो हमें वो कंफर्ट जोन और पैनिक जोन के बीच में रखे, जैसे ग्रोथ जोन बोलते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है, थोड़ा सा चैलेंज करके ओवरकम करके मज़ा भी आ रहा है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया, बट हाँ बहुत ज़्यादा थक भी नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा बोर भी नहीं हो रहा। आई थिंक चीज़ क्रैक हुआ है। आई थिंक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कैंडी क्रश है। तो एक गेम आया था कैंडी क्रश और बहुत viral बहुत हुआ। जल्दी वायरल हो गया था वो। धोनी भी खेल रहे थे। हाँ तो और मेरे को इतने लोग दिखते थे मेट्रो में खेलते भी काफी लोग बहुत खेलते हैं, ठीक खेलते है। हैं, तो वो बहुत ही सिंपल गेम था, उसमें कुछ भी नहीं था, राइट। बॉक्सेस आ रहे हैं, उनको ही आपको ठीक करना है, राइट। हाँ। और बहुत जल्दी वायरल हो गया था। तो जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो आई थिंक वो परफेक्टली था कि बहुत टफ भी नहीं था और उसके लेवल्स थे, तो धीरे धीरे वो स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा वायरल हो गया था। राइट। साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी तो मुझे बहुत पावरफुल, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट लगता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के एक और प्रिंसिपल था ना कि हम एक संक कॉस्ट फैलेसी भी होती है, एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता ना कोई चीज़, तो संक कॉस्ट फैलेसी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मार्केट में गए, हमें ना एक बहुत अच्छी चेयर दिख गई, उसका ओरिजिनल कॉस्ट था शायद 1 लाख रुपया, बट हमें मिल गई वो 5,000 में। हमने 5,000 में वो चेयर ले लिया, अपने घर पे लाके रख दिया। अब हमने घर पे रख दिया लेकिन वो चेयर बराबर फिट हो रही नहीं घर पे, हम जा रहे आ रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है, हमें पैर पे लग रहा है, बट फिर भी हम उसे बेचेंगे नहीं। इसे बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब अभी जो है हमारे पास तकलीफ दे रहा है, शायद से हमें प्रॉब्लम भी दे रहा है, शायद से वो चेयर बनाने में हमें 10,000 लगाना पड़ रहा है, लेकिन हम लगा रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो 5,000 खोना नहीं चाहते हैं। और इसी को बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। कई बार जो गैम्बलर्स भी होते हैं ना, वो लोग थोड़ा पैसा लगा देते हैं और हम सोचते हैं ना गैम्बलर्स लोग इतने एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं यार, मतलब क्यों वो लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए गवा देता है? क्योंकि वही कहीं ना कहीं संक कॉस्ट फैलेसी आ जाती है कि यार वो लोग सोचते हैं यार 1,000 लगाया हूँ, थोड़ा सा और लगाता हूँ मिल जाएगा, और इतने पैसे तो नहीं डूबेंगे, और डालते रहते हैं और डालते रहते हैं और डालते रहते हैं, और वो लोग वो गवाने के चक्कर में और बहुत सारा गवा देता है। आई थिंक आपने इसकी बात की गैम्बलिंग की, तो अगर आप ऐप्स भी देखोगे ना गैम्बलिंग के, वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप गैम्बलिंग के ऐप्स पर जाओगे तो वहाँ पर आपको रेड कलर बहुत दिखेगा, राइट, क्योंकि रेड कलर से टेंशन ग्रैब होती है, ठीक है। फिर आप कुछ भी जीतते हो ना तो एकदम से वो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन वाली साउंड म्यूजिक ऐसे डालेंगे कि आपने कुछ अचीव किया है। डोपामाइन आपका, ताकि हाँ आपने कुछ अचीव किया और आपका डोपामाइन हिट हो, राइट, राइट। इंक्रीज हो उस चीज़ की वजह से। तो आई थिंक हर एक ब्रांड, हर एक बंदा, हर एक ऐप वो साइकोलॉजी देखते हैं, राइट। वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तुमने बोली जो लोग यूज़ कर सकते हैं, अचीवमेंट। डोपामिन रिलीज होने के कई तरीके हैं। खाना खाने से डोपामिन रिलीज होता है, या फिर अगर आप कोई गोल सेट करते हो और उसको अचीव कर लेते हो तो भी डोपामिन रिलीज होता है। तो गेम्स में भी इसलिए मज़ा आता है क्योंकि छोटे छोटे गोल्स दिए जाते हैं ना, अभी आपको इसको मारना है, ये लेवल पार करना है, तो जैसे ही वो लेवल पार होता है हमें लगता है वी अचीव्ड समथिंग, और वो डोपामिन रिलीज मिलता है, और इसलिए वो और एडिक्टिव भी बन जाता यार वही हर चीज़ का वही कॉन्सेप्ट है। कोई भी एडिक्ट बन रहा है तो डोपामाइन ही रिलीज होता है, राइट। जैसे अब ड्रग्स की भी बात करें, स्मोकिंग के बाद भी डोपामाइन हिट ही मिलता है आपको, या फिर अल्कोहल के बाद भी। तो जिस चीज़ से आपका डोपामाइन इंक्रीज होता रहेगा उसके आप ज़्यादा एडिक्ट बन सकते हो। राइट, मेक सेंस। अच्छा, एंड मैं इससे ही करना चाहूँगा जो हमने शायद से स्टार्ट का क्वेश्चन भी यही था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, वाई डू यू चूज कॉन्टेंट क्रिएशन? जहाँ तक मुझे पता है तुमने बताया भी था कि तुम्हारा अच्छा खासा पैकेज लगा था, अच्छी जॉब लगी थी, यू डिड इट फॉर 1.5 ईयर, बट फिर तुमने कॉन्टेंट क्रिएशन पे स्विच क्यों किया? मतलब मेरे को दोनों चीज़ें में मज़ा आता है। कंसल्टिंग में भी मेरे को उतना ही मज़ा आ रहा था और कंटेंट क्रिएशन में भी मज़ा आ रहा था। मैंने काफ़ी साल काम भी किया, राइट। और उससे आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। अगर आज मैं यूट्यूब वीडियोस बना पा रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ, बिजनेस डिकोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जॉब पहले की, वहाँ पे मैं और लोगों के बिजनेसेस में हेल्प कर रहा था, तो मेरे को काफ़ी नॉलेज आई बिजनेस की। उसकी वजह से मैं बिजनेस डिकोड कर पाया, वही पूरा कंटेंट बन गया मेरा, राइट। तो आई थिंक सब कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं हर चीज़ की। कंटेंट क्रिएशन का क्या है कि यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मेरे को मज़ा भी आ रहा है, जस्ट नॉट फॉर द मनी, क्योंकि पैसे तो मेरे को वहाँ पे भी मिल रहे थे। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो है, मतलब आई कैन ग्रो अ लॉट, ठीक है। ऊपर से एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, अपनी टीम को मैनेज कर सकता हूँ, फ्रीडम भी है थोड़ी सी, राइट। तो इसलिए मैंने चूज़ किया है। और ऐसा मैं ये नहीं कहता कि जॉब बेकार है, कंटेंट क्रिएशन बढ़िया, मेरे लिए दोनों चीज़ें इक्वल है। बट इट्स लाइक कि अब मेरे को इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, मेरे को ये चीज़ करनी है, तो वो मैं कर रहा हूँ। मेक सेंस, मेक सेंस। मैंने भी कंटेंट क्रिएशन इसीलिए ही पहले चूज़ किया बिकॉज मेरा फ्रीडम मुझे बहुत पसंद थी, मुझे ऐसा कुछ करना था जिसमें मैं थोड़ा फ्रीली अपने हिसाब से चीज़ें कर सकूँ।
आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम ऑल्सो, मतलब टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अब ज़्यादा काम कर रहा हूँ जितना मैं जॉब में कर रहा था उससे ज़्यादा काम अभी कर रहा हूँ। मैं अपनी एनालिस्ट क्लब भी मैनेज कर रहा हूँ, कंटेंट भी कर रहा हूँ, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरे को अभी कुछ और काम है, मेरे को बुक पढ़नी है तो मैंने 1 घंटा बुक पढ़ ली, फिर अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर लिया। राइट, वही बोलने की कोशिश कर रहा था। द साइकोलॉजी ऑफ मनी करके बुक है ना, उसमें ऑथर बताते हैं ना ट्रूएस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या होती है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ होती है हर सुबह उठना और ये चूज़ कर पाना कि व्हाट वर्क आई हैव टू डू, विथ whom आई हैव टू डू एंड टिल व्हेन आई हैव टू डू। बिजनेस में लोग कई बार जॉब से डबल ट्रिपल करते हैं, मैंने भी किया है, बट वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। और वही डिफरेंस कई बार हैप्पीनेस और अनहैप्पी का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो वो चीज़ कंटेंट क्रिएशन से मुझे मिली है और लोगों को भी मिल सकती है। आप भी कंटेंट क्रिएटर, मैं तो सबको बोलता हूँ, देखो हमने एक चीज़ बात की थी ना, तुमने भी एक चीज़ बोली थी, कई बार लोग कोर्स बनाते हैं, कोर्स बेचते हैं, वो कोर्स बना के बेच अमीर बन रहे हैं वो कोर्स बना के बेचने का, लेकिन वो लोग बेच रहे कुछ और है, कोई और कि ये पढ़ लो, ये बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इससे अमीर बनोगे। बट एट द एंड वो लोग बन रहे हैं अमीर कंटेंट क्रिएशन से, एट द एंड कोर्सेज बेच के अमीर बन रहा है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं अपने अकेडमी में भी ये बोलता हूँ, भाई अब कंटेंट, मैंने बुक्स ने मेरी लाइफ चेंज करी, मेरा माइंडसेट चेंज किया, लेकिन पैसा आना चालू हुआ कंटेंट से। तो मैं तो वही सिखाता हूँ कि आप कंटेंट बनाओ, कोई भी फील्ड में रहो, कहीं पे भी रहो, कंटेंट क्रिएट करो और उससे पैसे कमाओ, क्योंकि उससे मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है। हायर कंटेंट क्रिएशन जनरल भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बंदा मेरे को लगता है कभी ना कभी कंटेंट में शिफ्ट हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि आप यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाओ पैसे कमाने के लिए। जैसे मैं अपनी एक टीममेट की बात बता देता हूँ, तो वो भी बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा था नॉर्मली, उसके कुछ एज सच फॉलोवर्स भी नहीं है, ऐसे 50-100 लोग ही फॉलो करते हैं, बट वहाँ से उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। वो इतना अच्छा कंटेंट लिखता था, ऑल्दो उसके फॉलोवर्स बहुत कम है, 50-100 ही है, बट काफ़ी लोगों को लगा कि अच्छा है, तो काफ़ी कंपनीज ने भी उसको अप्रोच किया। राइट, अगर आप एक पब्लिक आई में रहते हो, आप लिंक्डइन अच्छी बनाते हो, राइट, कंटेंट डालते हो, ज़रूरी नहीं हो हमेशा पैसों के लिए, फॉलोअर्स के लिए हो। बहुत लोग आपको ब्रांड्स भी अप्रोच कर सकती है कि भाई आप इतना अच्छा लिख रहे हो, हमारे लिए भी लिख दो। तो एक अपॉर्चुनिटी भी आपको वहाँ से मिल जाती है, नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो उस चीज़ के लिए भी कंटेंट बनाना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर मनी एंड फॉलोअर्स। एग्जैक्टली और लोग कई बार मनी और फॉलोअर्स ने इतना इंपॉर्टेंट बना लेते हैं जो कि नहीं बनाना चाहिए। आपको वही इन्जॉय द प्रोसेस, तुमने बोला ना, अगर तुम अच्छे हो गए, और कंटेंट क्रिएशन की बात अच्छी है कि अगर तुम ये करना सीखते हो ना, तो कई बार ऐसे स्किल्स आ जाएंगे जो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। जैसे तुमने ही बोला, फॉलोअर्स नहीं थे लेकिन कंपनीज के उनको आना चालू हो गया, तो वहाँ से तो पैसा आ जाएगा, बट अपने स्किल्स में अच्छे बनो, चीज़ें सीख लो और उसको करते रहोगे तो अपने आप थोड़ा बेटर तो होते रहोगे। तो मेरा तो फाइनल मैसेज ये रहेगा, मैं चाहूँगा तुम अभी फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस को, आप अपना फाइनल मैसेज प्लीज़ दीजिए। यार मेरा फाइनल मैसेज यही रहेगा कि आई थिंक अभी के ज़माने में कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर फॉलोवर्स और फॉर मनी या वगैरह, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, नेटवर्किंग को अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, पैसा फॉलोवर्स भी हैं, बट नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और काफ़ी सारे आपको जॉब भी मिल सकती है उस चीज़ से। तो आई थिंक मेरा यही है कि अभी के फिलहाल अगर आप ट्रेंड भी देखोगे, यार निखिल कामत बिलियनियर बंदा है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इतने सारे ब्रांड्स बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को पे कर रहे हैं उनका प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट, राइट, खुद लोग को काफ़ी लोग खुद भी कर रहे हैं। तो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको करनी चाहिए इन जनरल। और ये चीज़ में अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं लिंक दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज़रूर देख लेना। हम खुद ही कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं और हमें खुद भी कंटेंट राइटर्स, एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। कई सारे यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको एडिटर्स की, राइटर्स की, रिसर्चर्स की ज़रूरत है। अगर आप ये सब चीज़ सीखने में ज़रा भी इंटरेस्टेड रहोगे तो क्लिक द लिंक बिलो, चेक इट आउट, ठीक है। और मैं ऋतिक जी के भी सारे क्रेडेंशियल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक हिम आउट। यूट्यूब पे काफ़ी फाड़ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, केस स्टडीज़ बनाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और वेरी एक्टिव, राइट, इंस्टाग्राम पे भी ये कर रहे हैं। और अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट ये सारी चीज़ करने में भी इंटरेस्ट है तो ऋतिक भाई से ज़रूर सीखना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए ऋतिक जी, इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।